नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक शानदार दिन, शुक्रवार का दिन, और क्या शानदार तेज़ी लेकर आया ये। कल एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ये रैली, कल हमारी बात हो रही थी, लेकिन खैर मार्केट के अपने मूड माहौल होते हैं। मार्केट ने सोचा कि कल नहीं करेंगे, हम ब्रेकआउट आज करेंगे, लेकिन इवेंचुअली तो ब्रेकआउट आना था। ये बात हुई थी इस चैनल पर। 1% ऊपर सेंसेक्स में भी तेज़ी, मिड कैप में शानदार तेज़ी, और बैंक निफ्टी देखिए एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ। आप लोगों के दिमाग में बहुत सवाल होंगे कि क्या ये तेज़ी टिकाऊ है या नहीं है, वीकेंड पे कैरी करें या ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो सवाल ये होगा। और आज जिस तरीके से ये मार्केट में तेज़ी लौटी है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, क्या ये एक टर्न अराउंड है या अभी भी हम एक रेंज में ही हैं, और क्या अभी भी उस रेंज को ब्रेकआउट करने में टाइम लगेगा। इन सब पर बातचीत करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ईरान इजराइल युद्ध से फिलहाल अमेरिका के दूर रहने और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियमों में आरबीआई की नरमी से बाजार में रफ्तार। निफ्टी 25,000 तो बैंक निफ्टी 56,000 के पार। मिड कैप स्मॉल कैप में भी 3 दिनों के बाद बाहर। इंडिया विक्स भी 5% से ज़्यादा फिसल कर 14 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। फाइनेंसिंग नियम आसान होने से पीएफसी और आरईसी भी करीब 4 से 6% उछाल, दोनों के वायदा के टॉप गेनर्स बने। वहीं इरेडा और मैक्रोटेक में भी तेजी। उधर स्पॉटलाइट भारतीय रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा। आरबीआई तोहफे ने एनबीएफसी, सरकारी बैंक और रियल्टी शेयरों में भरा जोश। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1.5% चढ़ा, 1 से 2% तक भागे एसबीआई, यूनियन और कैनरा बैंक। इधर ऑटो शेयरों में भी लगातार तीसरे दिन रफ्तार। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में लौटी रफ्तार, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स, 2 से 4% चढ़े सीडीएसएल, एमसीएक्स, नेम इंडिया और कैप्स। रेयर अर्थ मैग्नेट की दिक्कत दूर करने के लिए सरकार गंभीर। अगले 2 हफ्ते में आ सकती है 5,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम। चलिए वीरू और श्रेया, गुड आफ्टरनून। और आज योगा डे से जस्ट पहले मार्केट एक अच्छा खासा योगा करता हुआ, और एक स्ट्रेंथ वाला योगा आज मार्केट के लिए, फिट एकदम। अच्छा, कुछ देर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ हद तक हेडलाइन में हमने आपको मेंशन कर दी 2-3 ट्रिगर्स। वो ईरान वाला मामला हुआ, अच्छा वो जो आरबीआई की पॉलिसी आई, या इवन जो रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर सरकार अब सीरियस है। तो क्लियरली एक चीज़ अब बनती जा रही है कि एक डोमेस्टिकली एटलीस्ट हमारे पास क्यूज़ काफ़ी सर्टेन है। अच्छा, इस चैनल पर लगातार बात हुई है कि जियोपॉलिटिकल रीजन से जब भी कोई वीकनेस आती है, वो इवेंचुअली आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, वो कब और कैसे फ्रक्टिफाई होगी ये बाद में पता चलता है। लेकिन आज देखिए आप किस तरीके से मार्केट, एक एक करके सारे इंडेक्स देखिए आप। आज सभी, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी है। ऑब्वियसली निफ्टी करीब 250 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी आपको शानदार तेज़ी दिखाई देगी। स्मॉल कैप में भी अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। और अगर आप इवन इंडिविजुअल सेक्टर्स देखेंगे, आज कोई भी सेक्टर, जी हाँ, एक भी सेक्टर रेड में नहीं है, सारे के सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं। कैपिटल मार्केट ने उसको लीड किया है ऑब्वियसली 2% के करीब ऊपर। इसके अलावा आप रियल एस्टेट इंडेक्स देखें, रियल्टी इंडेक्स देखें, पीएसयू बैंक इंडेक्स देखें, इंफ्रा इंडेक्स, पावर इंडेक्स, कुछ भी देखें, बेसिकली ट्रेडर्स से ओरिएंटेड जितने भी स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं, सब में शानदार तेज़ी है। अब देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार रैली मार्केट में देखने को मिल रही है। वीकली क्लोजिंग के दिन सबसे बड़ी बात ये है, और टेंशन अभी भी ग्लोबली है, मिडिल ईस्ट में टेंशन कायम, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 25,000 के ऊपर निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आप मेंशन करते हैं, सभी में खरीदारी, चौतरफा खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि आपने भी अभी मेंशन किया कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ये ब्रेकआउट कल, ये अचानक से बाजार ने क्या भाप लिया, दौड़ता ही गया, रफ्तार जो पकड़ी है आज। और दूसरा सवाल मेरा इससे कि कितनी टिकाऊ लग रही है, और 25,000 के ऊपर का क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए श्रेया, आप एक चीज़ मैं कहूँगा, 2 से 3 दिन से बाजार थोड़े से ब्रेकआउट के संकेत दे रहा था। हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकआउट। हमने कल बात की थी कि आप अब यहाँ पर हर डिप्स में ऑप्शंस जोड़ें, और बस मार्केट किसी भी वक्त वो फटेगा। अब वो कल के बजाय आज फट गया। उसमें वैसे भी खैर ज़्यादातर एडवाइस यही रहती है कि आप अगले हफ्ते के ऑप्शंस लें, क्योंकि सेम डे के एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में नॉर्मली कई बार आपको उतना बड़ा मूव मिलता नहीं है। कल ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कल उस ब्रेकआउट को कॉल राइटर्स ने रोक लिया, एक्सपायरी फैक्टर्स ने रोक लिया, वो जो
बड़े बड़े नाम सामने आते हैं ना, वो जी स्ट्रीट वगैरह जो भी है, मतलब उनके जो आपस में टसल चलते रहते हैं, उन्होंने जो रोक लिया, कुछ भी हो। आज की तेज़ी में ना दो बड़े फैक्टर्स हैं, उसमें मैं कहूँगा एक डोमेस्टिक और एक ग्लोबल। आई थिंक ग्लोबल फैक्टर जो सुबह सुबह क्रूड की तरफ से हमें मिला, जब क्रूड कूल ऑफ होना शुरू हुआ 79 से, यूएस ने कहा है कि वो ईरान पर फैसला जो है वो 2 हफ्ते के लिए टालने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक एक बड़ा फैसला था जिससे मार्केट को लगा कि चलो एटलीस्ट अभी नियर टर्म में तो कोई वो नहीं है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आईएईए की तरफ से आ रही है, वो कह रहे हैं हमने कभी नहीं कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ है। तो वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी बात। दूसरा, जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर जो नियम आसान किए गए, इस चीज़ को समझना होगा लोगों को, ऐसा क्या बदला जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम का लेकर चेंजेस हुए हैं। आरबीआई की रजीम बदली है ना, और अब देखिए आप जब रजीम चेंजेस वगैरह होते हैं, इस नई रजीम में क्लियरली एक बहुत बड़ा फेवर किया जा रहा है इंडस्ट्री को। फेवर से मेरा मतलब है कि एक कोशिश की जा रही है इकोनॉमी को पंप प्राइम करने की। ज़रूरत है। क्यों हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को ऐतिहासिक मान रहे थे? क्योंकि एक बार में सीधा आपको 50 बेसिस पॉइंट का दिया है। तो एक क्लियर कट यहाँ पर एक वर्डिक्ट है कि भाई हम हमारे हाथ में एटलीस्ट जो है हम वो करेंगे इस इकोनॉमी को लेकर। ग्लोबली जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हम बाहर जो होगा वो हमारे हाथ में जो है, हम एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से, और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। देखिए आज क्या शानदार इन तीनों स्टॉक्स में, चारों स्टॉक्स में मूव्स आए हैं ना। तो ये एक क्लियरली एक मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट था। इसकी वजह से एनबीएफसी में तेज़ी लौटी। हमारी एक बड़ी दिक्कत क्या थी, पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी फीका पड़ गया था। पॉलिसी इतना मैसिव क्यों लेकर आई थी, वो जो चीज़ फीकी पड़ी थी वो वापस तेज़ी आ गई, उसमें एकदम से वापस तेज़ी आई। तो वो अपने आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आज सुबह हमने चैनल पर पीएफसी, आरईसी, इरिडा की बात की थी, और ये तीनों के तीनों स्टॉक्स, खासतौर से इरिडा देखिए, क्योंकि सुबह आई थिंक बहुत लोगों ने पीएफसी, आरईसी मिस किया हो, तो हमने इरिडा की बात की। तो इरिडा पे स्पेशली वो 165 की कॉल हमने सुबह सुबह स्पॉट की थी, वो कैरी की थी। आई थिंक तो मार्केट में एक मोमेंटम जो है ना, वो बहुत शानदार तरीके से वापस लौटा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आता हूँ वेरी क्विकली, फिर बीरू के पास चलेंगे। देखिए निफ्टी पर अब अगला पड़ाव 25,200 का है। 25,078 आज का हाई है, 25,222 था हमारा रीसेंट हाई, ध्यान रखिएगा। तो जब तक आप उसको क्रॉस ना कर लें, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये वो फाइनल वाला ब्रेकआउट है जब आपको मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा, भले ही हमने तेज़ी की बात करी हो, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी करें तो हेज जरूर करें अपने आप को। हेज करना इस मार्केट में बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न बताऊँ क्यों? भाई ट्रम्प का क्या भरोसा, कल सुबह उठ के क्या बोल दें, वीकेंड पे क्या कर दें। हो सकता है अभी उन्होंने 14 दिन मांग लिए हों, लेकिन वीकेंड पे कुछ हो जाए तो। अब जैसे आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी बात हम मॉक ड्रिल की कर रहे थे, और सब मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे, और अटैक हो गया था उसी दिन, अगले दिन सीधा मार्केट इम्पैक्ट हुआ। तो हो सकता है अभी ये 2 हफ्ते की बात करें, वैसे भी आप किसी को बता के थोड़ा ना उसके ऊपर कुछ करने वाले हैं। तो इसके लिए ये ऐसा नहीं कि रिस्क कंप्लीटली आउट द वे, इसको ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हेज जरूर करें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब लग रहा है कि वापस 57,000 की तरफ बढ़ने के कुछ चांसेस बढ़े हैं बैंक निफ्टी के। वो जो पोस्ट पॉलिसी रैली थी वो शायद रिज्यूम हुई है, प्रोवाइडेड 55,500 बचा रहे। 55,500 ने अब एक फर्म बॉटम बना दिया आपका। 55,500 अब जब तक बचा रहे तब तक कोशिश होगी वापस हम उन लेवल्स की तरफ जो प्रीवियस हाइस थे बैंक निफ्टी के 57,000 के करीब, उनकी तरफ बढ़ें। लेकिन बीरू के पास चलते हैं, और आज बीरू भी थोड़े से ज़्यादा एनर्जी के साथ ऑब्वियसली शो में नजर आएंगे, क्योंकि आज मार्केट है ही ऐसा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा मोमेंटम है। बीरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई देखिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में मोमेंटम है अनुज। कुछ स्टॉक्स जैसे कि जिन पर हम चर्चा कर रहे थे सुबह, चले लेकिन चल के फिर मोमेंटम पकड़ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस भारती एयरटेल, सुबह हमारी बात हो रही थी, आपकी भी स्पॉटलाइट में था, मेरी टीम में था। मैं जरा एक बार भारती एयरटेल का ओआई रखिए। मैं देखिए 3 स्टॉक्स रखूंगा मैं, कैपिटल मार्केट थीम, टेलीकॉम, भारती। 12 लाख शेयर जुड़े। मेरा काम है फैक्ट्स बताना। जरा प्लीज जाइए एनएससी की साइट पे और इसका ओआई चेक करिए 2000 की कॉल का। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जो इस प्राइस के बाद किसी कॉल में था वो था 4629 कॉन्ट्रैक्ट का 2000 की कॉल में, और अगले हफ्ते 26 तारीख को एक्सपायरी है, और यहां पे उसमें से करीब करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट 60 शेड हुए हैं, यानी कंप्लीटली शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे है भारती पे, और भारती में किसी और बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन है। काउंटर ने अपना प्रीवियस हाई 12 मई का माफ कीजिएगा क्रॉस किया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन और फ्यूचर्स की एक्टिविटी। मेरे ख्याल से कुछ देर में मैं रोल ओवर की फिगर भी दिखा दूंगा आपको, बट इट्स मोर देन स्ट्रॉन्ग। फिर लेके आइए आप जरा प्लीज एक बार
MCX अनुज, मैं कुछ देर पहले MCX को दिख रहा था और यहाँ पे अब ये अपने सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन यानी 8000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ और टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है ये, जो कि करीब करीब आप समझ लीजिए हमें मिला है 7980 के आसपास। तो MCX बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ और एक बार आप लेके आइएगा, मतलब IT में रिवर्सल हम काफ़ी समय से खोज भी रहे थे, एक बार मिड कैप IT में परसिस्टेंट लेके आइएगा प्लीज़ ज़रा 2.5% ऊपर, ये भी 6048 पर एक ब्रेकआउट के कगार पे है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट हो रहे हैं इन स्टॉक्स पे और जो मैंने तीनों कहे शार्प है, भारती MCX भी शार्प है और परसिस्टेंट मिड कैप IT में शार्प नजर आ रहा है। पर अनुज, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जियोपॉलिटिक्स चरम पे है, आप इस वीकेंड पे भी माल मतलब दिल खोल के ले नहीं जा सकते। वीकेंड पे क्या होगा कुछ नहीं मालूम होगा। स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच रखनी चाहिए? स्टॉक्स पे ज़्यादा मैंडेट अच्छा मिल रहा है इस वक्त, ज़्यादा क्लियर थॉट्स हैं? यस, आई थिंक सो। आई थिंक स्टॉक्स पे तो खैर मैंडेट है ही मेरा, काफ़ी टाइम से स्ट्रांग है। अच्छा, अब बहुत लोग कहेंगे कि अब जैसे आपने भारती की बात की वीरू, है ना, अब बहुत लोग कहेंगे भारती मैंने कल भी स्पॉटलाइट में लिया था, पिछले हफ्ते भी हमारी स्पॉटलाइट में आया था, आज बहुत लोग कि आपने रिपीट कर दिया। बिल्कुल रिपीट कर दिया। और मार्केट में ना ये पैसा ऐसे ही बनता है जब मतलब है ना, कन्विक्शन था इसमें मेरा कन्विक्शन, इसमें तो खैर मेरा कन्विक्शन वीरू आपको याद होगा, जब मैं CNBC आवाज़ पर, मैं CNBC TV 18 में था और मैं आपके साथ शो करता था तब CNBC आवाज़ पर, तब के टाइम से मेरा कन्विक्शन है, आपको याद होगा अच्छे से, है ना, हम हमेशा बात करते रहते हैं इस स्टॉक की। तो ये तो खैर है ही एक थीम मेरे ख्याल से। और इंडिविजुअल थीम्स में आज बहुत समय के बाद ऐसा लग रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें एक वापस मूव शुरू हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ हमने कल डिस्कस की थी, ये मार्केट ने कई बार ऐसा किया है कि मिड कैप्स में इस तरीके के एक दिन के मूव आए, ऐसा लगा है कि अब मिड कैप की करेक्शन शुरू हो गई है, बस वो एक ही दिन रही। कल सिर्फ एक वन ऑफ था। कल आई थिंक मार्केट किस लिए डर गया पता नहीं, कल या तो थोड़ा सा मार्केट कुछ एक्सपायरी से रिलेटेड प्रेशर में था, जो भी था, लेकिन अदरवाइज मिड कैप में अभी भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेंस है आउट परफॉर्मेंस की। और वो जो थीम अब तक आपकी चलती आई थी वही मेरे ख्याल से आई थिंक आज ना, मैं कुछ देर में डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आज एक और थीम की शानदार वापसी हुई है, वो है NBFCs। आई थिंक आप देखिए जरा, एक के बाद एक आप निफ्टी फाइनेंस देखिए, निफ्टी फाइनेंशियल्स देखिए, ये एक इंडेक्स है जहां मुझे लग रहा है कि आज बहुत शानदार मूव आया है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। देखिए, एक मार्केट रिस्क तो हमेशा रहेगा कि वीकेंड पे अगर कोई ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट वापस हो गई, ट्रम्प साहब ने वापस कुछ ट्रुथ सोशल डाल दिया, क्रूड मान लो 82 83 पहुंच गया, अब ये रिस्क तो आपको मार्केट में लेने होंगे, इसीलिए हेजिंग की ज़रूरत होती है। चलिए श्रेया, अब आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जिस तरीके से आपने अभी NBFCs की चर्चा की, लेकिन निफ्टी बैंक को लेकर मेरा सवाल, जिस तरीके से आज मूव देखने को मिला है ये डेज हाई के आसपास 56,151, कितना बड़ा ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से डील लेने को तैयार है, क्योंकि पॉलिसी के बाद की एक एक्सपेक्टेशंस थी, वहाँ पे वो ठंडा पड़ा। आई थिंक श्रेया, बैंक निफ्टी का आज का जो मूव है ना, कल के डिसअपॉइंटमेंट के बाद बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अच्छा देखिए, FIS की भी सेलिंग काफ़ी हद तक थमी है। आज आप मूव देखिए HDFC बैंक और ICICI बैंक में, ये जो आज मूव आए हैं इन दोनों में, ये ऐसे ही नहीं आए हैं, मतलब ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं बड़ा मूव आया, कहीं ना कहीं बड़ी बाइंग आई है, इस वजह से आए हैं। आज के FI के स्टैट्स देखने इंटरेस्टिंग होंगे और क्या फाइनली अब वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो ऑब्वियसली शायद बैंक निफ्टी उसमें लीड करे, लेकिन सेंस बन रही है अब कि जो बैंक निफ्टी ने पिछले 4-5 दिन में अपनी लीडरशिप खो सी दी थी पॉलिसी के बाद। पॉलिसी आई थी 2 हफ्ते पहले फ्राइडे को, उसके बाद फ्राइडे के बाद हमने मंडे को मूव देखा था, ट्यूसडे को मूव देखा था। पिछले हफ्ते के ट्यूसडे के बाद से बैंक निफ्टी फीका पड़ना शुरू हुआ था और पिछले हफ्ते वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस हफ्ते बैंक निफ्टी गिरा भले ज़्यादा नहीं लेकिन चला भी नहीं। तो ये थोड़ा सा एक बैंक निफ्टी के लिए शायद एक रिटर्न ऑफ एक कहते हैं कि फ्लेवर है। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड 56,000 के ऊपर बंद हुआ आज, तो शायद और मोमेंटम मिले। ठीक है, तो अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं और जिस तरीके से आज बाजार ने तेज़ी दिखाने की कोशिश की है, तो शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी, जहां पे खरीदारी हुई। आज जो फाइनेंशियल में NBFCs ही फोकस में था, हम डिस्कस भी कर रहे थे। 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। भारतीय एयरटेल चढ़ गया, आज वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे 3% की तेज़ी यहाँ पे। HDFC लाइफ 2% से ज़्यादा चढ़ा और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी उछाल लगभग 3.25% से ज़्यादा हमें देखने को मिला। PFC, इरेडा, REC सारे ही स्टॉक्स फोकस में थे आज सुबह से, और जो RBI ने प्रोजेक्ट फाइनेंस के नियम जारी किए हैं वो काफ़ी ईजी, उसका असर देखने को मिला स्टॉक्स पर। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी आज तेज़ी,
कैंप्स उसमें से एक 3.5% की तेज़ी यहाँ पर हुडको में भी खरीदारी 3.5% के करीब आते हुए दिखी है। लेकिन चढ़ते बाजार में कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। हीरो मोटोकॉर्प लगभग 2% टूट गई है। बजाज फाइनेंस फ्लैट ही है लेकिन इन रेड ही कारोबार करता हुआ फिलहाल नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। अपोलो ट्यूब्स 0.25%, ओरेकल फाइनेंस फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। लॉरस लैब और डिलीवरी में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। तो कोई ज़्यादा गिरावट किसी स्टॉक्स में आज देखने को नहीं मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ मैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत, कविता जैन, अमित सेठ और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर जून ऑटो रजिस्ट्रेशन के आंकड़े लेकर आएंगे सुदर्शन कुमार। 2:25 पर रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए खास खबर लेकर आएंगे रोहन सिंह। 2:30 बजे NBFCs की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम पर डिटेल देंगी लता जी। और 2:35 पर फुत्सी और MSCI रीबैलेंसिंग पर जानकारी देंगे विवेक अय्यर। 2:45 पर IPOs के प्रदर्शन पर खास रिसर्च लेकर आएंगे होरमास फताकिया। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एलेक्सिर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता। 3:10 पर अनुज जी से कल के लिए लेंगे स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है और एक बार पैनल के पास चला जाए ट्रेड्स के लिए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? अच्छा सॉरी, आज गाबा सर है नहीं, मेरी आदत लग चुकी है मुझे गाबा सर से बात करने की। वीकेंड है तो गाबा सर थोड़ा सा शायद उसमें मशगूल हो गए। शिल्पा जी आपसे शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए आज आपकी टॉप ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड अभी के लिए बिरला सॉफ्ट पे रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और स्टॉक यहाँ पे डे हाई की तरफ ही है। यहाँ पे 420 के ऊपर सस्टेन होते ही इसमें आपको बहुत अग्रेसिव अपसाइड मिलेगा टुवर्ड्स 428 से लेके 435 और थोड़ा एक्सटेंडेड हो तो 440 भी आपको दिख सकता है। तो बिरला सॉफ्ट में बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 410 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 435 से 440। लाइकवाइज किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 420 का एट द मनी कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं जो ₹7 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹4 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 11 से लेकर 13। बिरला सॉफ्ट प्रकाश सर कार्यक्रम में ना हो और मानस ना हो तो बड़ा एक अनुज और मुझे दिक्कत होती है। हम जब भूल जाते हैं गेस्ट का नाम ना तो मुंह खोलते साथ पहले प्रकाश सर का या मानस का नाम ले लेते हैं। वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर वो ना हो उनमें से एक तो दिक्कत होती है। शिल्पा जी का कॉल रहा है ये बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में। मानस साहब आपका ट्रेड? तो वीरेंद्र जी डीमार्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिन पहले भी डीमार्ट मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था जब फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला था। कल हमने कंसोलिडेशन देखा लेकिन आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो डीमार्ट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 4250 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। 4425 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश टेबल्स हैं। चाहे तो 4350 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 41 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लेना है और 75 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पे खरीदारी की राय निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी काफी बुलिश सोर एक्सपेंशन को लेकर काम कर रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय आती हुई मानस जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए मेरी नजर HDFC बैंक पे है। HDFC बैंक में एक रेजिस्टेंस था 1940 1950 के क्लस्टर पे और बस इस रेजिस्टेंस को इसने सरपास किया है। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है इसको इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 2000-2010 का। सो HDFC बैंक में एक आप कह सकते हैं कि एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाइए एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस भी होगा 1950 का। ओके अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी TVS मोटर्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया 10 और 20 डेमा पे काफी दिनों तक। एक शेकआउट भी आया जिसमें स्टॉक ने 50 डे टच करके वापस रिकवर किया। तो ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स देखते हुए इसे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2775 का, 2775 का और टारगेट रहेंगे 2900 के TVS मोटर्स में। ओके TVS मोटर्स डे हाई पर अभी भी ट्रेड करता हुआ शानदार मूव 2800 के कॉल राइटर्स के ऊपर क्लोजर टू एक्सपायरी। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड डीमार्ट पे था। मानस जी ने ऑलरेडी ले चुका है तो मैं दूसरा लूंगा। जुबिलियंट फूड्स मेरा ट्रेड होगा लॉन्ग साइड पे। एक ट्रायंगल पैटर्न है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से मैं समझता हूँ कि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 680 का और टारगेट 730 पर।
ओके, तो फिलहाल ये पिक सोमिल मेहता जी के जुबलेंट फूड पे खरीदारी की राय। तो सारे टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। शिल्पा जी ने बताया बिरला सॉफ्ट, इनको ये पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय। मानस जी कह रहे हैं डी मार्ट को आप हाथ लगाइए, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। राजेश सातपुते जी को पसंद आ रहा है HDFC बैंक खरीदने की राय यहाँ पर भी। और अमित जी ने बताया है TVS मोटर आप खरीद सकते हैं। साथ ही सोमल जी ने जुबलेंट फूड पर दाव लगाया। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश अग्रवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए, आप जिस तरीके से बाजार ने आज अच्छा मूव दिखाया है, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरू जी, अनुज जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। बाकी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। स्टॉक के लिहाज से बात की जाए तो अभी अनुज जी भी बता रहे थे कि एनबीएफसी में अच्छी खासी ट्रैक्शन बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि उस सेक्टर के साथ जाना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। यूज्ड व्हीकल लोन में ये कंपनी थी, अब पर्सनल लोन, एमएसएमई, गोल्ड लोन, इन सब चीजों में जा रही है और अब इनका टारगेट गोल्ड लोन ऑफरिंग को बढ़ाने का है। हर क्वार्टर में 50 से 100 नौ ब्रांचेस से ये गोल्ड लोन बढ़ाना चाहते हैं और अल्टीमेटली 2000 ब्रांचेस में इन्हें गोल्ड लोन देने के टारगेट रखा हुआ है। नॉन ऑटो प्रोडक्ट से हमें लगता है कि जो इनके ब्रांच एक्सपेंशन कह लीजिए, उससे रीच इनकी बहुत बढ़ जाएगी और एनआईएम्स में भी हमें लगता है कि जिस तरीके की लिक्विडिटी बढ़ी है, रिपो कट वगैरह आए हैं, उससे फायदा आएगा। एसेट क्वालिटी अच्छी है और आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है जो क्रेडिट कॉस्ट के कारण से दिक्कतें एनबीएफसी में थी वो पिक आउट होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी ने किया है नॉन ऑटो की तरफ, वो काबिल तारीफ है। बहुत छोटी अवधि में हमें लगता है कि ये 690 तक जा सकता है, लेकिन मध्यम अवधि में 800 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। एक बार जरा भारती लेकर आइए क्लियरली। आप आज हमारा स्पॉटलाइट था, लगातार बात हुई है स्टॉक की कि बहुत शानदार स्ट्रेंथ है। आज ये इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई। राजेश अग्रवाल जी, एक ऐसा स्टॉक जो मतलब ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में ऑल टाइम हाई लगा रहा है, पिछले आप 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ता नहीं। करेक्शन देता है वो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और उसके बाद ऑल टाइम हाई। कैसे देख रहे हैं इस स्टॉक को? देखिए, हम इसमें बहुत बुलिश हैं। कई बार आपके साथ भी चर्चा हुई कि जो रिटेल इन्वेस्टर कम्युनिटी की है वो उलझी हुई रह गई आइडिया और वोडाफोन आइडिया में। इस चक्कर में कि ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और वहाँ आप देखो तो उतने ही समय में भारती एयरटेल दुगने से भी ज़्यादा हो गया। तो ऑलवेज बीन क्वालिटी हमारा हमेशा से एडवाइस रही है क्लाइंटों को और इस वक्त भी हम वही समझते हैं कि क्वालिटी स्टॉक अगर टेलीकॉम स्पेस में देखना हो तो दो ही है, भारती और जियो। अब जियो तो लिस्टेड है नहीं, तो भारती ही रह जाता है दांव खेलने के लिए डायरेक्टली। जियो के लिए तो आपको रिलायंस से जाना पड़ेगा। अब भारती में अगर देखें तो लगातार 5G का जो रोल आउट हुआ या आरपीओस में बढ़त हुई, टैरिफ हाइक्स हुए, न केवल डोमेस्टिक में बल्कि इनके जो इंटरनेशनल कारोबार से वहां से भी नंबर्स अच्छे आए। और मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ जिस तरह की डेटा कंजम्पशन की बढ़ी हुई है 5G वगैरह के बाद, तो ये बनी रहने वाली है। हो सकता है कि इंटरमीडिएट का भी आपको कोई करेक्शन देखने को मिले, थोड़ा कंसोलिडेशन हो, बट अल्टीमेटली क्वालिटी प्रिवेल करेगी और स्टॉक परफॉर्म करेगा और यहाँ से भी आपको अच्छे सीएजीआर रिटर्न पे आप बैठ सकते हैं अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखें। कि भारतीय एयरटेल पे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। मानस, मैं देख रहा था जो बात मैं अनुज और श्रेया से शुरू में कर रहा था कि प्लेसमेंट, लुक एट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एट 2000 की कॉल में क्या डॉक्टर साहब जरा भारती की 2000 की कॉल रखेंगे प्लीज़? एक बार जरा ओआई देखिए, यहाँ पे लग रहा है कि शायद अगला आने वाला एक हफ्ता कॉल राइटर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा और वो एक एग्जिट ढूंढते हुए। आपका व्यू क्या है? अभी भी अगर किसी स्ट्राइक का चुनाव करना हो तो कौन सी स्ट्राइक आपको रीजनेबल लगती है? लुक एट आउटस्टैंडिंग 40% घटा, व्यू क्या है आपका? जी, तो देखिए, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है और बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। टारगेट भी बड़े आते हैं। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब-करीब 2050 के आसपास के रहेंगे। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो क्योंकि एक्सपायरी नेक्स्ट वीक ही है, इसलिए बिल्कुल पास के एक्सपायरी पे ही ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो जो 1940 का कॉल ऑप्शन है, 13-14 रुपए पे ये ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको केवल ₹6 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलना है।
और अगर यहाँ पर 100 रुपए का मूव आ गया तो आप आइए इस ऑप्शन में भी आपको 100 रुपए तक के भाव तो देखने को मिल जाएंगे। तो रिस्क बहुत कम है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। आई थिंक सबसे बेहतर 1940 का कॉल ऑप्शन है जो भारतीय एयरटेल का लिया जा सकता है। ओके, भारतीय एयरटेल पे कंस्ट्रक्टिव व्यू, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, तो ये स्ट्रैटेजी आप भारतीय एयरटेल में अपनाएं। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जहाँ पे अच्छे खासे मूव आज हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार टाटा कंज्यूमर रखिए, कल भी इसकी बात हो रही थी, जहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक्स में, कई स्टॉक्स में आप देखें डेंट पड़ता हुआ नजर आया, डे लो के आसपास क्लोज हुए। टाटा कंज्यूमर कल भी तेज था, पिक में भी शामिल था आई गेस गावस्कर के, और आज भी ये परसिस्टेंट कर रहा है, यहाँ पे माफ कीजिएगा तेजी इसमें बरकरार है और डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ टाटा कंज्यूमर आपको नजर आएगा। इस पर अमित जी क्या करना चाहिए? अब जिस तरीके से तेजी हमें पिछले 2 दिन में देखने को मिली है, अब हाथ लगा सकते हैं या फिर थोड़ा वेट कर जाए? जिनके पास है वो क्या होल्ड करें, कंटिन्यू रखें? जी श्रेया जी, अभी भी लिया जा सकता है बिकॉज जहां से ये रिवर्सल आया दैट इज 200 एमआ, और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट देखें तो, और स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग 50 एंड 20 एमआ आल्सो। तो ओवरऑल जगह देखते हुए और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए जिस हिसाब से रिवर्सल आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और कल की कैंडल को हम अगर देखें तो वहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी इस रिवर्सल को बैक किया है। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशन अभी भी बनानी है तो 1080 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 1150 तक के टारगेट्स रहेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। ओके, टाटा कंज्यूमर में ये फिलहाल राय अभी भी लेने लायक लग रहा है, स्टॉक काफी लुक्रेटिव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और ऑटो शेयरों में आप देखें तो लगातार तीसरे दिन तेजी का मूड है, और इसके कुछ संकेत वाहन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े से भी हमें मिल रहे हैं। पूरी खबर समझाने के लिए हमारे साथ सुदर्शन कुमार मौजूद हैं। सुदर्शन, बताएं कि वाहन डेटा क्या कह रहा है, किस और संकेत? बहुत महीनों के बाद पहली बार ऐसा देख रहा है कि ऑटो रजिस्ट्रेशन अच्छा दिख रहा है। हमें 3 वीक हो गया है, जून का 1 वीक और बाकी है, और अगर जो 3 वीक का आप जून का रजिस्ट्रेशन डेटा देखेंगे तो टोटल रजिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ है, और उसको जो लीड कर रहा है सेक्टर वो है टू व्हीलर, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रोथ में ऑलमोस्ट 8% का ग्रोथ देखने को मिला है। और इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल में भी 4% का ग्रोथ है, इवन 3 व्हीलर्स में 4% का ग्रोथ है। एक सेगमेंट जिसमें ड्रॉप देखा जा रहा है वो है पैसेंजर व्हीकल्स, वहां पे 1% का ड्रॉप देखा जा रहा है, लेकिन उसमें भी अगर जो आप पिछले कुछ महीनों से कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी ये बेटर करते हुए दिख रहा है। अगर जो आप कंपनी वाइज देखते हैं तो टू व्हीलर सेगमेंट में जो 2 कंपनीज कंटिन्यूसली अच्छा करते हुए आ रही है कुछ एक लास्ट महीनों से, इस महीने भी वो 2 कंपनीज अच्छा कर रही है, और वो दोनों कंपनीज का नाम है आयशर मोटर्स, जिनका ब्रांड बिकता है रॉयल एनफील्ड, और दूसरी कंपनी है टीवीएस मोटर। तो आप यहाँ पे अगर जो रॉयल एनफील्ड में 72% का ग्रोथ आप देख रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी का 2025 में डेटा हमारे पास 19 जून तक का है, और 2024 में जो जितना उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उसका ऑलमोस्ट 72% रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। सिमिलरली टीवीएस मोटर के लिए 70% हो चुका है। और अगर जो 4 व्हीलर में आते हैं तो अशोक लेलैंड सबसे अच्छा करते हुए नजर आ रहा है, जिसने ऑलमोस्ट 70% कर लिया है, और पैसेंजर व्हीकल में एमएनएम ऑटो भी मारुति से अच्छा करते हुए दिख रहा है। अंडर परफॉर्मर्स में सिमिलर नेम्स हैं, टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटो, बजाज ऑटो जो कि अभी तक सिर्फ 58% किया है, हीरो मोटो 56%, मारुति 50%, और एक अंडर परफॉर्मर जो कि है टाटा मोटर्स, वो कंटिन्यूली अंडर परफॉर्म करे। और आपने कुछ एक लास्ट में न्यूज़ भी देखा होगा, उनका यूएस में प्रॉब्लम है, यूके में प्रॉब्लम है, तो इसके कारण इंडिया में भी वो अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो ये 3 वीक का डेटा है, देखना होगा कि लास्ट वीक किस तरीके से पैन आउट करता है, लेकिन अभी तक अगर जो रजिस्ट्रेशन का डेटा देखेंगे तो बहुत महीनों के बाद पहली बार अच्छा डेटा दिख रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया सुदर्शन। तो ये ऑटो स्टॉक्स को रेडार पर रखें आप। मीनवाइल एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर आइए एक बार ज़रा। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट बनाने के लिए एक ऑर्डर मिला है। ये एक बड़ी खबर इस समय हैल के लिए, और हैल का स्टॉक इस समय वापस शूटअप होता हुआ करीब 4960 पर इस समय। शिल्पा जी, हैल का चार्ट देखिए एक बार, कोई व्यू स्टॉक पर? जी बिल्कुल अनुज जी, हाल में पॉजिटिव ही है। यहाँ पे 4800 पे एक अच्छा खासा पोजिशनल सपोर्ट भी है, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार ये 5050 के ऊपर अच्छे से सस्टेन करेगा तो आप इसमें क्विक मूव टुवर्ड्स 5200 भी देख सकते हैं। तो किसी को अगर लेना है, पार्टिसिपेट करना है अभी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी से पहले 1-2 दिन के लिए, तो आप 5000 का कॉल ऑप्शन जो रफली 70 रुपीज में ट्रेड कर रहा है,
आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 50 का मेंटेन कीजिए और ये व्यू सही जाता है तो आपको ये 105 से लेके 120 140 तक भी मूव करते हुए दिखेगा। कौन सी 5,000 की कॉल? 5,000 की कॉल, ठीक है। 5,000 की कॉल 72 रुपये पर इस समय। देखिए श्रेया, जो मैं एक चीज़ पहले भी कही थी एक बात कि अब इन कंपनियों को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और डिफेंस पे हमारा क्लियरली एक वो इम्पीटस एक कंस्ट्रक्टिव व्यू रहा है और ये रहने वाला है। राजेश जी, आपका क्या व्यू होगा हेल पे? देखिए, हम बुलिश है पूरे डिफेंस स्पेस में जो अगर आप देखो तो चाहे वो हेल हो, बीडीएल हो, शिप कंपनी, शिपिंग कंपनी जो जैसे जीआरएसी, कोचिन हो, इवन सबसे ज़्यादा हम पूरे सेक्टर में बीईएमएल में थ्रस्ट दे रहे हैं, बट एचएल भी अच्छा है ऑर्डर बुक की वजह से। दूसरे, हमें ये लगता है जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं और सरकार का भी ये रवैया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बजट एक्सपेंस डिफेंस के जो बजट एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ाई जाएंगे, एलोकेशन बढ़ेगा, तो वहां से नए ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर बुक अभी भी अच्छी है और बहुत सी कंपनियां तो विदेशों से भी ऑर्डर ला रही है। तो ये सारी चीजें इस पूरे सेक्टर को एक ट्रैक्शन दे रही है और आने वाले कम से कम 1.5 साल हमें लगता है कि ट्रैक्शन बने रहने वाला है। तो कोई भी गिरावट स्टॉक्स में आती है तो खरीदारी का ही एक अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक व्यू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार राजेश जी चार्ट देखिए इंडियन होटल्स का, काफ़ी शानदार आज मोमेंटम इसमें। और मैं देख रहा था डेली चार्ट, ये सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के आसपास ही है, 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम को ब्रेकआउट करने के करीब। कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या यहाँ पर पोजिशनली? पोजिशनली ओके। अनुज जी, देखिए पोजिशनली मुझे लगता है इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा करीबन 780 के आसपास। अगर ये 780 का लेवल जो क्लस्टर का हाई एंड है, अगर ये 780 का लेवल निकले, फिर मुझे लगता है पोजिशनली फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। इन दैट केस प्रोबेबली आप देखोगे 840 850 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो अगर किसी को पोजिशनली यहाँ पे एंट्री करना है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से दैट थोड़ा ब्रेकआउट के लिए वेट करें। लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि इसने अपने 200 डे में के लेवल को बहुत फाइट किया। पिछले 5-6 दिनों का कैंडलस्टिक्स देखे तो 740, 200 एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, 740 को बहुत अच्छे से फाइट किया। तो बस हमारा स्टॉप लॉस 740 के नीचे रहेगा और इस पोजीशन को राइड करे। जैसे मैंने कहा 780 इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा जहां पे ये थोड़ा फाइट होगा। जी, इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे 763.90 डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा रिवर्सल। और जो स्टॉक्स अगर मंडे को अगर बाजार ने इसी ट्रेजेक्ट्री में काम करना शुरू किया, स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पे, तो और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि नेक्स्ट लेग में एंटर कर सकते हैं? लुक एट एचडीएफसी लाइफ, एक बार लिखाएगा सौमिल 778, बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट। इसका फॉल भी जो था वो बहुत ही मतलब कैलकुलेटेड था, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था और वेल डिफाइंड विद आई थिंक एवरेजेस। मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीक इसने 50 डेमा का लो लगाया था। अब 778 पे कैसे अप्रोच करें? डॉक्टर साहब अभी काम कीजिएगा, रोल ओवर की फिगर रखिएगा आज प्लीज़, एक बार अगर हो सके तो थोड़ा सा सेंस करने की कोशिश करेंगे ये अपनी स्ट्रेंथ को जुलाई में कैरी कर रहा है कि नहीं कैरी कर रहा है। आपका टेक इस वक्त इस पर क्या होगा एचडीएफसी लाइफ पे सौमिल? HDFC लाइफ डेफिनेटली पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही। जैसे आपने कहा 40 डेली मूविंग एवरेज पे लास्ट वीक सपोर्ट लेके हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। आज 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाएगी। ग्रेट स्टॉक टू बाय, बहुत ही अच्छा सेटअप है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आए हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ कम से कम पहला टारगेट 800 के आसपास का होगा। नीचे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म 767 पर और लॉन्ग कर सकते हैं प्रॉब्ली 820 840 के ऊपर भी जा सकता है। ओके, एचडीएफसी लाइव खरीदारी की राय यहाँ आती हुई सोमल जी की तरफ से। अच्छा, आप कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम आज के सत्र में हमें देखने को मिला। आरएससी उठा ले, पीएफसी उठा ले, इरेडा शानदार मोमेंटम, वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन खबर क्या आई थी? तो आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसीज की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम आसान कर दिए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए 1% की प्रोविजनिंग करनी होगी, जबकि पिछले साल के ड्राफ्ट अगर आप देखें तो प्रस्ताव में ये 5% का था। इस खबर को और डिटेल में समझते हैं और लता मैम से समझते हैं। मैम, ये जो
नियम आसान किए गए हैं, इसका असर तो हमने स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखा, लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझाइए क्या होगा इसका असर। ये एक्चुअली बड़ा डर था कि ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक बहुत बड़ा प्रोविजनिंग करना होगा। इसके पीछे ये सोच है कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंस की बहुत सारी पुरानी प्रोजेक्ट्स एनपीए बन गए थे, पावर की प्रोजेक्ट्स, रोड के प्रोजेक्ट्स। इसीलिए आरबीआई का मानना था कि जब बैलेंस शीट अभी क्लीन है, आगे के लोन्स के लिए जब बैंक्स के साथ प्रॉफिट अच्छा है, ज़्यादा प्रोविज़न कर लें, इसीलिए वो ड्राफ्ट बनाया था। और ड्राफ्ट में तो काफ़ी 5% तो काफ़ी महंगा है और बैंक्स उसको पास ऑफ कर देंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन्स भी महंगे हो जाएंगे। अभी शायद सोच विचार के बाद आरबीआई ने इसको कम कर दिया है। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 1% ही प्रोविजनिंग होगा। हालांकि आप और मैं अगर होम लोन लेंगे तो हमारा प्रोविजनिंग सिर्फ 0.4 है। हर लोन का प्रोविजनिंग करना पड़ता है क्योंकि एक एवरेज प्रोविजन है तो आगे जाके ज़रा सेफ एक एल्बो रूम है बैंक्स के लिए। प्रोजेक्ट फाइनेंस में अभी भी थोड़ा डेंजर दिखता है, इसलिए उसको 1% बनाए हैं। वंस वो कमर्शियली ऑपरेट हो जाएंगे, समझो हाईवे है, उसमें टोल कलेक्ट करना शुरू हो गया, या पावर प्रोजेक्ट है जो शुरू हो गया कमर्शियल प्रोडक्शन, उसके बाद उसका प्रोविजनिंग 0.4 हो जाएगा। ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक वो 5% से 2.5 होगा जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा, और धीरे धीरे ओवर ए 5 ईयर पीरियड उसको स्टैंडर्ड बनाते थे 0.4। अभी एज सुन एज यू कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रोविजनिंग 0.4 हो जाएगा। और एक बात जो बैंक्स के लिए अच्छा है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत बारी पोस्टपोन हो जाते हैं, डेफर हो जाते हैं, उसको कहते हैं वो DCCO, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। ये DCCO डेफर होगा तो पुराने ड्राफ्ट रूल्स में इमीडिएटली अनदर 2.5% प्रोविजनिंग था। अभी प्रोविजनिंग विल बी 0.37% फॉर 1 क्वार्टर। अगर आपने 2 क्वार्टर से डेफर किया तो वो दोबारा दुगना लग जाएगा। सो देर इज सम जस्टिस। ये नहीं कि सबको एक ही डेफरमेंट 10 दिन में हो गया, आपको 2.5% एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग, ऐसा नहीं है, ज़रा उसको ग्लाइड कर दिया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आने वाले लोन्स के लिए ही हैं। ड्राफ्ट ऐसा नहीं था। ड्राफ्ट कह रहा था कि आपने जो लोन सैंक्शन किए वो भी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में है या तो फिर अभी भी ऑपरेशनल हुए हैं, उसको आपको 2.5% रखना पड़ेगा। अभी ओनली आगे जाने वाले लोन्स, ये भी बहुत बड़ी राहत है। पीएफसी और इरेडा आरईसी के लिए हालांकि मार्केट उसको बहुत सेलिब्रेट कर रहा है, वो पहले से ही उनका प्रोविजनिंग थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि वो लोग ECL नॉर्म्स फॉलो करते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो उनका ऑलरेडी ज़रा हाई है, तो मेरे ख्याल से वो लोग को फ़र्क ज़्यादा है ही नहीं। I mean, I would think that the benefit is more for banks because उनका प्रोविजनिंग कम था और बहुत बड़ा होने की संभावना थी, अब वो नहीं है। चलिए, लेकिन ये पीएफसी आरईसी ने अपनी गाइडेंस कम की थी ना, इसके वो शायद उसकी वजह से, शायद उसकी वजह से मार्केट उसको शायद उनको ऑलरेडी ये मतलब घटा था, इसलिए देयर इज अ बेटर। बट मैं एक बात बोल दूं अनुज, मुझे आई थिंक द होल एटीट्यूड ऑफ बैंक्स, ऑफ आरबीआई टुवर्ड्स बैंक्स, बड़ा सुधार है उसमें। बिकॉज ऑफ द रेजिम चेंज, नॉट रेजिम चेंज, बिकॉज ऑफ योर एंड माइन मेंटालिटी चेंज। आपके और मेरे डैडी सिर्फ एफडीज में सेव करते थे, अभी हम नहीं करते हैं। मुझे उदय कोटक ने भी आज ट्वीट किया है। या सो आरबीआई इज एबल टू रियलाइज दैट ये लोग म्यूचुअल फंड से कम्पीट कर रहे हैं और हम उस पर सो मेनी हर्डल्स डालते जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली दे विल बी लेस प्रॉफिटेबल एंड दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द कंट्री इटसेल्फ। इसीलिए वो गवर्नर के आप स्पीच देखो, ही सेज we have lowered CRR to reduce costs of banks. इतने clearly उन्होंने बताया कि where I think I can, I will reduce costs. Absolutely. So I would look at it that way and I think that is a longer term positive. कि regulator ने खुद proactively कह रहे हैं कि he wants to reduce costs. बिल्कुल, हालत तो ये आ गई है अब कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि पावेल की जगह आरबीआई गवर्नर को शायद हम ले आए, क्योंकि वो पावेल से तो गुस्सा रहते हैं काफ़ी। शुक्रिया लता जी, ये पूरी की पूरी जानकारी हमें देने के लिए। सब स्टॉक्स में एक शानदार मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा, मार्केट में भी अच्छा मोमेंटम है। अच्छा, अब कुछ आईटी स्टॉक्स में रैली आ रही है, परसिस्टेंट हमारे पैनल ने पिक किया था, उसके अलावा और क्या अच्छा लग रहा है, HCL टेक, उसके अलावा फार्मा में भी शानदार तेज़ी है। देखिए, फार्मा में बॉटम बना जब ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम टैरिफ जल्दी लाएंगे, उस दिन गिरा मार्केट और उसके बाद से वापस इनमें थोड़ी सी रिकवरी आई।
इनमें से एक पिक करते हैं डीवीज लैब्स। एक बार डीवीज लैब्स का चार्ट अमित जी आप देखिए जरा, डीवीज लैब्स कोई ट्रेड बैठ रहा है यहाँ पर? जी अनु जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया था 10 और 20 डेमा के नीचे, बट स्टॉक वापस रिगेन कर रहा है अपनी ट्रेजेक्टरी। तो इसको प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। 10 डेमा के ऊपर निकले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग आवली चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। तो 6480 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे 6700 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, डिविस लैब फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाए, पॉजिटिव लग रहा है। कविता जी हमारे साथ इस बीच जुड़ती हुई। कविता जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए अभी का ट्रेड क्या होगा आपका? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल मेरा ट्रेड आईटी से ही है और दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर। आज आफ्टर सेकंड हाफ में आईटी में अच्छे मूव बनते हुए दिखे। 1735 के लेवल पर है। अपसाइड मुझे लगता है 1745-55 के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1725 का। एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की। ओके, एचसीएल टेक 1.5% की तेजी डे हाई पे कर रहा है कारोबार। पूरे स्टॉक की अभी चर्चा भी हो रही थी, तो यहाँ पे खरीदारी कराई। चलिए अब आगे बढ़ते शो में, और एक अहम खबर ऑटो सेक्टर से ही जुड़ी है। और बड़ी खबर इस बात की करते हैं कि सरकार देश में देखिए रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खास इंसेंटिव स्कीम ला सकती है, और इसको लेकर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन जी बताइए क्या ड्राफ्ट में कहा गया, कौन से बड़ी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं? जी, एक तरफ जहां सरकार की कोशिश है कि इस पूरे क्राइसिस को डिप्लोमेटिक चैनल से चाइना के साथ बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाए, वहीं दूसरी तरफ सरकार चाइना पर डिपेंडेंसी भी खत्म करना चाहती है और इसके लिए एक बड़ी पॉलिसी की घोषणा अगले कुछ दिनों में, अगले 15 दिनों में ये सरकार कर सकती है। ये एक इंसेंटिव स्कीम होगी जो भारत में रेयर अर्थ की माइनिंग, रिफाइनिंग और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको इंसेंटिवाइज करेगी। बोलियां मंगाई जाएगी उन कंपनियों की तरफ से जो इसमें इंटरेस्टेड है। करीब 5000 करोड़ की ये स्कीम हो सकती है। 3 से 5 साल का समय हो सकता है जब ये इंसेंटिव यहाँ दिए जाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट भी दिया जाएगा, कुछ शर्तें रखी जाएगी, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस तरह की कंडीशंस रखी जाएगी। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अधिक से अधिक कंपनियाँ इसके लिए आएँ और इसके लिए जो है बोलियां मंगाई जाएगी, रिवर्स ऑक्शनिंग भी की जाएगी और उसके बाद इसका सिलेक्शन होगा। जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी सेल पर दिया जाएगा। अभी तक जो है हालांकि इस पे स्टेक होल्डर से बातचीत चल रही है और अगले कुछ दिनों में ही इसका ड्राफ्ट सरकार रिलीज कर सकती है। रोहन शुक्रिया। महत्वपूर्ण खबर ये, और आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑटो सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है ये। ऑटो में कुछ देर के लिए लौट के आते हैं और ऑटो को भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हालांकि एम के पास लीडरशिप है और टीवीएस मोटर्स हमारी कॉल्स में शामिल ही था। ये एक बास्केट टाटा मोटर्स, ये कमज़ोर सॉस की थी टाटा मोटर्स की, अशोक लेलैंड की। सौमिल अदर देन अच्छा सौमिल अभी है नहीं हमारे साथ। मानस अदर देन एम अदर देन टीवीएस मोटर्स, अगर कुछ ऑटो में पिक करना हो तो क्या पिक करेंगे? और कहीं से भी 1% पुल बैक और रिवर्सल की गुंजाइश बन रही है क्या आपका टाटा मोटर्स में? आप उसमें इच्छुक हैं क्या? देखिए, अगर इन दोनों स्टॉक को हटा दें तो आइशर मोटर्स भी एक बढ़िया पिक हो सकता है। हालांकि आज हमने कोई खास मूव नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट हमने कल देखा था, उसके टारगेट 5650 के आसपास के आते हैं, तो करीब-करीब ₹150 की रैली करंट लेवल से। तो आज के कंसोलिडेशन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, 5450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर एक खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स के लिए सबसे अहम जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो है 685 पे। 685 के ऊपर निकले तो ही होप होगी कि आपको कोई बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अभी खरीदारी नहीं करेंगे, 685 के लेवल ब्रेक होंगे तभी खरीदारी करेंगे। जी हाँ, टाटा मोटर्स अभी नहीं, तो आयशर और आपका एक एम और टीवीएस मोटर्स 3 क्लासिकल बाय ट्रेड हैं इस वक्त। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, ये जो 4 दिन से ऑटो का सुपर स्विंग विजिबल है और लास्ट टू लास्ट वीक तो हमें इस यही रेयर अर्थ मेटल वाले मैग्नेट वाले इशू ने ग्रैब कर रखा था और स्पेशली ईवी जो पोर्शन था वो सिंक हो रहा था, टाटा मोटर्स भी सिंक हुआ। आप लोग इस वक्त ऑटो में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं क्या? देखिए, ऑटो में हमेशा से हम लोगों ने 4 व्हीलर में मारुति और 2 व्हीलर में बजाज ऑटो की कावियात की है और अभी भी हम समझते हैं कि फंडामेंटली बहुत साउंड स्टॉक है।
इसमें अभी कुछ दिनों पहले से हमने एक नया स्टॉक जोड़ा है, वो है हुंडई का। अगर आप देखो तो इनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। हर प्राइस रेंज में है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं अपनी डिमांड जो बढ़ती जा रही है उसे कैप्चर करने के लिए और वैल्यूएशन एकदम भी डिमांडिंग नहीं। और न केवल डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने जनरल मोटर्स का जो तालेगांव प्लांट था वो ले लिया जिससे इनकी कैपेसिटी 8 लाख 1,000 से 10 लाख 7,000 तक हो जाएगी FY 29 तक। 32,500 करोड़ की कैपेक्स है जो इंटरनल एक्विरल से करेंगे और इन्होंने फिलहाल कुछ दिन पहले क्रेटा की जो ईवी लॉन्च करी वो भी बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से लिया और मुझे लगता है कि आईपीओ के बाद से ये स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है डिस्पाइट इस बात के कि ब्रांड बहुत तगड़ा है। एसयूवी स्पेस में मार्केट लीडर कहा जा सकता है क्रेटा को। तो इस वजह से हम यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमारा अनुमान है कि कम से कम 15% की बढ़त इसमें आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकती है। ओके, Hyundai मोटर ये अच्छा लग रहा है। राजेश अग्रवाल जी को यहाँ पे खरीदारी की राय और अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी, इनफैक्ट एनर्जी स्पेस आप देखिए आज फोकस में है। ये भी 0.25% की करीब ये पूरा इंडेक्स आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और REC PFC इरिडा तो अपने रीजंस की वजह से चल रहा है, लेकिन CG पार देखिए 3.5% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको नजर आती हुई देखेगी और डी हाई पे कर रहा है कारोबार। CG पार निचले स्तरों से और अच्छी खासी रिकवरी। CG पार इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। आप बताइए राजेश सातपुते जी, CG पार जिस तरीके से आज तेजी दिखाई है, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? लेने लायक है, अभी चेस करना चाहिए फिलहाल या फिर वेट एंड वॉच की सलाह? देखिए श्रेया, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो जो एक थोड़ा सा रेंज में है, 660 ये इसका लोअर बैंड है और ऊपर में करीबन 700 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि इवेंचुअली ये 700 निकलेगा, लेकिन अगर एंट्री करना है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करे या अदर ब्रेकआउट पे करे। सो मैं अदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करूंगा, जहां पे मुझे 660 के आसपास मिले तो करूंगा, अदरवाइज आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ बिट। मुझे लगता है एक बार 700 का लेवल निकलेगा, इन दैट केस यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। इन दैट केस जो पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड होगा, दैट शुड बी 740 750 और बहुत क्विकली आ जाएगा वो, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग आएगा। तो बाय करना है तो 700 के ऊपर के। ओके, बाय करना 700 के ऊपर। अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले चलेंगे शिल्पा जी के पास सस्ता ऑप्शन, फिर मानस जी के पास एफएनओ सुपरस्टार, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार और राजेश अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो शिल्पा जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुजी, सस्ता ऑप्शन के लिए यहाँ पे पावर ग्रिड में थोड़ा ध्यान है मेरा। पावर ग्रिड में एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। ऑप्शन चेन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग है एट इमीडिएट स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है 298 से 300 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो 295 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी ₹2.50 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 80 पैसा का रखिए और लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 5 से लेके 6 से 6.5 तक। ओके, पहला ट्रेड शिल्पा जी का पावर ग्रिड की कॉल 295 की स्ट्राइक एट द रेट 2.7। मानस आपका ट्रेड आज का फिर सुपरस्टार। देखिए, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने पे इंडस स्टार मैंने रिकमेंड किया था। उसके जो कैश के टारगेट थे और ऑप्शन के टारगेट थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। तो लेकिन तभी भी जिस तरह के चार्ट्स हैं और ब्रेकआउट और वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से 12-15 रुपए का आपको इंडस स्टार में देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी इंडस स्टार के फ्यूचर में खरीदारी कर किया सकती है। 397 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए और 410 410 रुपए के टारगेट सेट करें इंडस स्टार के फ्यूचर में। चाहें तो आप 400 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए 80 पैसे पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 3.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 10 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, इंडस स्टार के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी की तरफ से आती हुई। कविता जी आप बताइए, चार्ट का चमत्कार के लिए आपने क्या पिक किया है? सो श्रेया, एफएसएन ई कॉमर्स नाइका में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। एज ऑफ नाउ 197 के लेवल पर है। ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है अप टू द लेवल ऑफ 200। 202 रुपए तक काउंटर अपसाइड मूव दे सकता है। 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये चलिए अब राजेश जी आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के लिहाज से हम सन टीवी के साथ जाना चाहेंगे। आज थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है स्टॉक में, इसलिए थोड़े दबाव में है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत शानदार हैं। अगर आप देखें तो इनके जो चैनल्स हैं पूरे सदर्न रीजन में भरे हुए हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, इवन
बांग्ला और मराठी में भी इनके चैनल्स है। सन नियो करके इन्होंने हिंदी में भी लॉन्च किया है। एफएम रेडियो स्टेशन है। सनराइजर हैदराबाद जो आईपीएल की टीम है वो इसमें है। इसके अलावा अफ्रीका टी20 की जो लीग है ये सनराइजर ईस्टर्न केप वो भी इनके पास है। अब थोड़ा ये ओटीटी पुश अपना थोड़ा बढ़ा दें तो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा और अब सबसे अच्छी बात ये है कि इस गिरावट के बाद जो आज हो रही है 23,000 साढ़े 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 8400 करोड़ रुपया कंपनी के पास कैश पड़ा है और अगर अपने सनराइजर हैदराबाद की वैल्यूएशन को जो आरसीबी की नंबर्स पे पिछले दिनों आने लगे थे टीम बिकने की खबरों के बाद उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो मेरे हिसाब से 14-15 हजार करोड़ कम से कम उस टीम की वैल्यूएशन आती है तो 14-15 हजार करोड़ वो और 8400 करोड़ का कैश तो 23,000-24,000 करोड़ तो यही हो गए और आपके 23,500 करोड़ की मार्केट कैप है। पूरी कंपनी पूरा मीडिया कॉन्ग्लोमरेट आपको लगभग मुफ्त में मिल रहा है तो मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म की बहुत अच्छी पिक हो सकती है। ओके, सन टीवी आपका ट्रेड है और आपकी कॉल, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, ट्रेड नॉट एग्जैक्टली ट्रेड, 4 स्टॉक्स पिक किए हमने यहाँ पे। शिल्पा जी का ट्रेड था, पहली कॉल ऑप्शन और पावर ग्रिड की 280 पर 295 की स्ट्राइक। मानस जायसवाल जी ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार और उनका कॉल था इंडस टावर्स बाय और पॉसिबल टारगेट ऑफ 410 ऑन द हायर साइड। कविता जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, उनका ट्रेड रहा आज नायका 197 पे और राजेश अग्रवाल जी ने भी सन टीवी को पिक किया। खैर, अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं एक और इशू की। दरअसल रिबैलेंसिंग के लिहाज से आज बाजार के लिए एक अहम दिन है। सेंसेक्स FTSE और MSCI की आज रिबैलेंसिंग होगी। 3 बजे के बाद एडजस्टमेंट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक कय्यर के पास। विवेक, बताइए। एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन क्योंकि आज सेंसेक्स, FTSE और MSCI तीनों जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स है यहाँ पे पैसिव फ्लोज का इम्पैक्ट होगा। याद रखिए मंडे से सेंसेक्स नया दिखेगा क्योंकि 2 नए कॉन्स्टिट्यूएंट आएंगे जिसके लिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंट जो अभी करंटली है वो बाहर जाएंगे। कौन सा 2 नए कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? ट्रेंट आ रहा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक सेंसेक्स का हिस्सा होंगे और उसके बदले में नेस्ले और इंडसइंड बैंक दोनों बाहर जाएंगे। इस पे आज पैसिव फंड फ्लोज का क्या इम्पैक्ट होगा? IIFL कैपिटल के अनुसार ट्रेंट में $300 मिलियन के ऊपर इन्फ्लो हो सकता है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 350 मिलियन के ऊपर का इन्फ्लो आ सकता है। नेस्ले और इंडसइंड बैंक में 200 और ऑलमोस्ट 100 मिलियन के ऊपर का आउटफ्लो हो सकता है। अगर आप देखोगे FTSE में देखिए आज एक नेट इन्फ्लो इवेंट है इंडिया के लिए और ये जो FTSE का रीजिग है मेनली इसमें फ्रेश IPOs न्यू लिस्टिंग्स का इंक्लूजन होगा FTSE इंडेक्स में। तो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में Hyundai मोटर्स, NTPC ग्रीन, विशाल मेगामार्ट, वारी एनर्जी, स्विगी ये सब अंदर जाएंगे और ऑल कैप इंडेक्स में वनसो स्पेशलिटी, साई लाइफ साइंस और एफकॉन सिम्फ्रा ये सब आज अंदर जाएंगे FTSE इंडेक्सेस में। और लास्टली अगर आप MSCI में देखोगे याद रखिए कल सीमेंस का एक डीमर्ज एंटिटी सीमेंस एनर्जी फ्रेश लिस्ट हुआ था एक्सचेंज में। MSCI में ये बिकॉज वो सीमेंस का पार्ट था ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आज MSCI उसको निकालेगा तो लास्ट 1 घंटे में आपको दिखेंगे आउटफ्लोज ऑलमोस्ट $150 मिलियन का आउटफ्लो होगा सीमेंस एनर्जी में क्योंकि वो MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से डिलीट होगा। तो सेंसेक्स, FTSE और MSCI आज कई सारे चेंजेस दिखाई देंगे, स्पेशली लास्ट आवर में काफ़ी वॉल्यूम्स दिखाई देंगे ये सब स्टॉक्स में जो हमने अभी मेंशन किया। ओके, शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और इसी में से एक स्टॉक पर राय लेना चाहूँगी। ट्रेंड आप देखें आज भी डे हाई पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा 1.5% की तेज़ी के साथ और पिछले कुछ सत्रों में 2 सत्रों स्पेशली देखें तो वहाँ पे भी मोमेंटम इंटैक्ट था। ब्रोकरेजेस की भी शानदार रिपोर्ट, काफ़ी बुलिश, यहाँ से जिस करंट मार्केट प्राइस पर भी ट्रेड कर रहा है 26% का अपसाइड उनको भी नजर आता है। स्टोर एक्सपेंशन के लिहाज से सभी में बेहतर। राजेश अग्रवाल जी, ट्रेंट इसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया लेकिन बीच में हमने एक रैली भी देखी। बताइए कैसा लग रहा है स्टॉक, अभी हाथ लगाना चाहिए क्या? देखिए अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल लगाना चाहिए। रिटेल एज ए सेक्टर में अगर आप देखा तो सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, न केवल मार्केट कैप के लिहाज से बल्कि नंबर्स के लिहाज से भी। फिर वो चाहे बॉटम लाइन हो, टॉप लाइन हो, मार्जिन्स प्रोफाइल हो, सब में ज़ूडियो की बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन हुई है जिसके कारण से ये सारे प्राइस पॉइंट में अवेलेबल हो गए हैं। दूसरे अगर आप देखो तो स्टार बाजार में भी अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। लैब ग्रोथ डायमंड लॉन्च कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कोई भी गिरावट में खरीदारी की सलाह रहती है।
लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से कम 10-12% की बढ़त आने वाले साल भर में बिल्कुल हो सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएँ और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। जी हाँ, लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। ट्रेंड वैसे भी जब डेरिवेटिव ये सेंसेक्स का पार्ट होगा, ई और बीएल काफ़ी फंड आएगा आज भी। और सिंस अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो जरा एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं। एमसीएक्स फाइनली करियर हाई पे जाके ट्रेड कर रहा है। इट्स 8062 ऑल टाइम हाई। आज सुबह दोपहर में भी हम बात कर रहे थे, मैंने शिवांगी जी से प्रश्न पूछा था, उन्होंने यही इसकी वकालत की थी। सौमिल, इसका फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या है एंड डॉट इस पूरी ट्रिजेक्ट्री को अगर आप मेरे ख्याल से 8 मई से यानी इन लगभग 2 सीरीज की ट्रिजेक्ट्री को देखें, वेल प्रोटेक्टेड बाय शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में डिमा, आपका टेक इस पर इस वक्त? एब्सोल्युटली, जो हाई था वो अभी बहुत फ्रेश अभी हाई निकाला है। जो स्विंग हाई था वो निकाला है, 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ये फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ है। तो फर्स्ट टारगेट वुड बी द अपर एंड ऑफ द डेली बोलिंगर बैंड, जो आता है 8450 के आसपास। तो यही एक टारगेट होगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। और आज का लो जो है 7705 फॉर एमसीएक्स, ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। एज अ स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ टारगेट्स आ सकते हैं, विच कुड गो टू 8700 8800। लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए आप एम करें 8450 तक। ओके, एमसीएक्स डे हाई पे कर रहा है कारोबार और पूरे स्पेस में देखें तो अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए आईपीओ बाजार की बात करते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल का 12,500 करोड़ का आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाला है, लेकिन सवाल ये कि बाजार में दलाल स्ट्रीट में इस साइज के आईपीओ कैसे कर रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हुरमाज फताकी हमारे साथ मौजूद है। बताइए हुरमाज, क्या है जानकारी? एक बहुत बड़ा आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर दस्तक देने जा रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल का 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ है और इतने बड़े आईपीओ का काफी अरसे के बाद जो है बाजार में आगमन हुआ है। मगर क्या बड़े साइज के आईपीओज ने निवेशकों को बड़े रिटर्न्स दिए हैं? आइए देखते हैं। देश का सबसे बड़ा आईपीओ पिछले साल आया था Hyundai मोटर्स का, लगभग 28,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था। मगर 8 महीने लिस्ट होने के बाद भी स्टॉक जो है अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ही कामकाज कर रहा है। Hyundai मोटर्स से पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो LIC का था, 21,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था, 949 रुपए के उसके आईपीओ प्राइस थी। और 3 सालों के बाद भी अभी भी ये स्टॉक जो है अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है। हालांकि ये और बात है कि 1200 तक के उसने हाइज बनाए थे और हाइज के बाद से ये 25% नीचे कामकाज कर रहा है। पेटीएम एक ऐसा आईपीओ है जिसने लिस्टिंग के बाद से अपने आईपीओ प्राइस को देखा तक नहीं है। 18,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था, नवंबर 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज भी अपने आईपीओ प्राइस से ये 60% नीचे कामकाज कर रहा है। एक बड़ा वैल्यू डिस्ट्रॉयर इमर्ज हुआ है पेटीएम पिछले 3.5 सालों में। कोल इंडिया बरसों से भारत का एक बहुत सबसे बड़ा आईपीओ था। पेटीएम के आगमन से पहले 15,000 करोड़ का ये आईपीओ था और बरसों की आउट परफॉर्मेंस के बाद हाल ही में जाकर के जो है कोल इंडिया ने अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस किया है और अब जो है अपने आईपीओ प्राइस से 60% ऊपर कामकाज कर रहा है। ये और बात है कि अपने रीसेंट हाइस से 30% नीचे है, मगर कोल इंडिया एक हैवी हेल्दी डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक भी है। एक और बड़ा आईपीओ जो पिछले साल आया था वो स्विगी का था, 11,000 करोड़ का आईपीओ था और नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। अब भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है और अपने पोस्ट लिस्टिंग हाइस जो कि 600 रुपए के ऊपर थे उनसे तो लगभग 40% नीचे जो है स्विगी कामकाज कर रहा है। और बड़े आईपीओस की श्रेणी में अगर हम देखें तो जीआईसी एक और नाम है, ये भी एक 11,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था और 912 रुपए की इसकी लिस्ट आईपीओ प्राइस थी। और आज भी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसने अपने लिस्टिंग प्राइस को या अपने आईपीओ प्राइस को आज तक देखा नहीं है, 60% नीचे अपने आईपीओ प्राइस से ये भी कामकाज करता हुआ। और आखिर में जो है एसबीआई कार्ड्स एक और नाम आता है, ये भी एक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है और हाल ही में इसने अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस किया है और अब जाकर के ये 24% के रिटर्न्स अपने आईपीओ प्राइस से इसने ज्यादा दिए हैं। पेंडेमिक के दौरान इसकी लिस्टिंग हुई थी और हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग हुई थी। एनटीपीसी की एक यूनिट है, 10,000 करोड़ का इसका आईपीओ था, अब भी अपने आईपीओ प्राइस पे ही जो है ट्रेड कर रहा है और अपने पोस्ट लिस्टिंग हाइस जो कि 155-160 के आसपास है उससे लगभग 30% नीचे जो है वो कामकाज कर रहा है। लोग कहते हैं बड़ा है तो बेहतर है, मगर ये आईपीओस के मामले में शायद फिलहाल लागू ना हो। बाजार को ये उम्मीद होगी कि एचडीबी फाइनेंशियल इस ट्रेंड को आगे चलकर पलटे। ओके, चलिए, वैसे ये और बात है कि ये जो लिंक था ये इस हिस्टोरिकल डेटा पे था
हॉर्मज ने 2 बार ये डायलॉग बोला कि ये और बात है। वीरू कुछ याद आया इससे? ये और बात है नहीं अनुज, माफी चाहूंगा आइकॉनिक। इस पर। राजेश जी आपको तो हिंट होगा, राजेश अग्रवाल जी। ये मुझे ध्यान आ रहा है, ये शायद शक्ति कपूर या कादर खान ने कहीं पे नहीं बोला नहीं था। नहीं 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 सनी देओल ने दामिनी में बार बार बोला था ये और बात यस, है। राइट वो राइट, बोलते ना ये कि और बात। हाँ ये और बात है। तो वो बहुत आइकॉनिक हुआ था वो। खैर एनीवे एक्चुअली इनमें से जो दामिनी का हाँ एक्चुअली दामिनी दामिनी का वो जो था ना, तारीख पे तारीख, वो ध्यान में आ रहा था। वो इतना आइकॉनिक हो गया था कि उसके बाद और वो 2.5 किलो का हाथ कि ये शायद याद उस समय तुरंत आपको याद नहीं आया, और ये बिल्कुल ये हो सकता है। खैर कोई नहीं ये और बात है, आगे बढ़ते हैं, ज़रा मार्केट की बात करते हैं। वीरू ने एमसीएक्स स्पॉट किया था। वीरू शो के स्टार्टिंग में आई थिंक आपने जो स्टॉक्स की बात की थी, एमसीएक्स की बात की थी आपने, पर एमसीएक्स लेकर आइए ज़रा। निकल पड़ा ये स्टॉक फिर से 4% ऊपर इस समय एमसीएक्स। शिल्पा जी ऑल टाइम हाई। जी बिल्कुल अनुज जी, ऑल टाइम हाइस पे है और हमने लास्ट वीक से हम लोग बात कर रहे हैं कि एमसीएक्स यहाँ पे 8000 प्लस के लिए मूव रेडी है एकदम देने के लिए। तो यहाँ पे भी अभी भी मुझे लगता है अभी और एक्सटेंड कर सकते हैं आप। किसी के पास है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 8000 के नीचे जस्ट प्लेस कर सकते हैं। 8250 से लेके 8300 इसके नेक्स्ट टारगेट्स है। आगे बढ़ते हैं। बाजार में आज शानदार तेज़ी है, अभी तेज़ी टिकेगी या नहीं और आपकी क्या अप्रोच हो, इन सब पर बातचीत करने के लिए एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता मेरे साथ जुड़े। दीपन जी गुड आफ्टरनून। दीपन जी बताइए, इस समय मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रही, क्या फाइनली उससे निजात मिल रही है या अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा? अनुज गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक अभी भी शायद काफ़ी कंफ्यूजन है और कोई सर्टन ट्रेंड नहीं दिख रही है और शायद ये ऐसे ही रहेगा टिल 9th ऑफ जुलाई। 9th ऑफ जुलाई इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो 90 दिन का जो नोटिस पीरियड दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अपने टैरिफ्स को पॉज किया था, दैट 90 डेज खत्म होते हैं 9 जुलाई पर। और फिर देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, इज एन एक्सटेंशन कमिंग, कि फिर से टैरिफ लग जाएंगे, उसकी वजह से काफ़ी फिर से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। इसलिए आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट साइडवेज मूवमेंट टिल 9th ऑफ जुलाई। फिर आगे देखते हैं क्या न्यूज़ फ्लो आती है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक इंडियन फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे। आरबीआई की पॉलिसी, टैक्स कट्स, ओवरऑल कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आए हैं और जो बिल्डअप देख रहे हैं हम लोग थ्रू जीएसटी कलेक्शन as well as new those bills and other things is all going pretty fine. लेकिन देखते हैं ट्रम्प टैरिफ्स की क्या असर आ सकती है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स लार्जली डिस्काउंटेड मेरे हिसाब से। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स लार्जली डिस्काउंटेड एट दिस प्राइस। और दीपन जी, ये जो लास्ट हफ्ते मेरे ख्याल से 6 तारीख की पॉलिसी में जो हमें एक कंप्लीट पैकेज मिला था पॉलिसी में, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह दूं कि रेपो रेट काट के 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने सरप्राइज कर दिया, नहीं, वो इट वाज एन ओवरऑल पैकेज। तब से लेकर अब तक आपके जहन में रेट सेंसिटिव्स में सबसे अच्छा प्लेस्ड यहाँ से तेजी के लिए क्या नज़र आता है? जो ये रेट कट मिला है, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई है सिस्टम में, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या कैरी करेगा, जो आपने बाय भी किया हो या फिर आपकी फेवरेट लिस्ट में हो? नहीं, सबसे बड़ा फायदा हमारे हिसाब से एनबीएफसीज को जाना चाहिए और हमने देखा है कि बजाज फाइनेंस इस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसको फायदा हुआ है। एंड ऑल्सो जो एनबीएफसीज है विच आर स्पेशली मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसी, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन गोल्ड और माइक्रो फाइनेंस और ऑटोमोबाइल, ये जो मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज है आई थिंक उनको फायदा होगा। एंड आई थिंक राइटली एचडीबी का भी आईपीओ आ रहा है एट द परफेक्ट टाइम, रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, एक ब्लू चिप कंपनी है विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये जो रेट कट का और इंक्रीज लिक्विडिटी का फायदा है, द बेस्ट वे टू प्ले दिस वुड बी थ्रू दी एनबीएफसीज। लेकिन उसके अलावा वी नो द रेट सेंसिटिव कंपनीज जैसे कि ऑटोमोबाइल है या रियल एस्टेट है, दे विल बेनिफिट, कैपिटल गुड्स आल्सो शुड डू वेल, बट ये तो पुराना से चल ही रहा है। मे बी शायद ऑटो सेक्टर को थोड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है बिकॉज देयर इज एक्चुअली सम स्टैग्नेशन इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट।
ओके, गुड आफ्टरनून दीपन जी। अभी ऑटो सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। वहाँ रजिस्ट्रेशन डेटा भी आया, वो भी काफ़ी पॉजिटिव साइड पर, आपने भी देखा होगा सर। क्या लग रहा है आपको, क्या इंडिकेशन वो डेटा दे रहे हैं? टू व्हीलर सेगमेंट से कोई बेहतर पिक आपको लग रही है फिलहाल जहाँ पर बेट लग सकती है? शायद लग रहा है कि ये साल टू व्हीलर स्टॉक्स विल डू बेटर देन द पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स। और टू व्हीलर्स में अगेन डिस्क्लोजर हमारा सबसे बढ़िया पिक है आयशा मोटर्स। इसके जो मंथली आंकड़े आए हैं वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। दे आर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर विद इन द सेगमेंट, और जो सेगमेंट है उसका भी मार्केट शेयर, यानी कि जो हाई एंड बाइक्स है, ये जो सेगमेंट है उसका भी मार्केट शेयर इन दी ओवरऑल टू व्हीलर सेगमेंट बढ़ रहा है। तो ये जो कंपनी है उस पर हमारा फोकस है, हमारा आउटलुक पॉजिटिव है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, और खास बात ये भी है कि एक्सपोर्ट मार्केट उनके लिए अभी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो कंसर्न्स थे अबाउट फ्रेश कंपटीशन फ्रॉम बजाज एंड हार्ली डेविडसन एंड अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये इतना खास असर नहीं लग रहा है ऑन आयशा मोटर्स। तो मेरे ख्याल से इंटायर टू व्हीलर स्पेस में ये हमारा सबसे बेहतर पिक है। इट इज द समथिंग विच वी हैव एडवाइज इन द पास्ट ऑल्सो। उसके अलावा टीवीएस मोटर्स ऑल्सो सालों साल, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, दे कीप डिलीवरिंग एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट्स, और उनकी जो ईवी स्ट्रैटेजी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर निवेशक को ऑटो में इन्वेस्ट करना है, आई थिंक दीज टू कंपनीज ऑफर द बेस्ट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। भारती एयरटेल में जिस तरीके के मूव्स आए पिछले कुछ दिनों में, उसको आप कैसे देख रहे हैं दीपन जी, और क्या भी रहेगा यहाँ पर? नहीं, आई थिंक अनुज वी आर जस्ट इन अ वेट एंड वॉच मोड, और शायद वेटिंग फॉर अ करेक्शन। और ये जो अनसर्टेनिटी है अराउंड ट्रम्प टैरिफ्स, आई थिंक वी वांट टू डील विद द अनसर्टेनिटी एंड गेट इट ओवर एंड डन विद। लेकिन ऑन द होल अनुज, जनरली इन्वेस्टर्स, हमने पोर्टफोलियो जितने स्टडी किए, आर मोर और लेस वेल इन्वेस्टेड। उनका मार्केट में कॉन्फिडेंस अच्छा है, एसआईपीस चल रहे हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम सेविंग्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स, राइट काइंड ऑफ स्टॉक आइडियाज़। लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो आई थिंक वी कैन सर्टेनली डिप्लॉय द मनी। कई सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स है, और बेसिकली जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज है उनका तो आई थिंक ऑपरेशंस आर डूइंग प्रीटी वेल। तो शायद ये जो अगले 3-4 हफ्ते है, अगर वो ठीक-ठाक चले गए, वी वुड हैव अ हैंडल ऑन द वेस्ट एशियन क्राइसिस आल्सो। शायद उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट। अच्छा, दीपन जी ये बताइए, जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स फोकस में है, हालांकि बीच में थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल भी रहा था, लेकिन आज फिर से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले हम एमसीएक्स डिस्कस कर रहे थे डे हाई पर। ये स्पेस कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है या फिर अभी भी स्टीम बाकी है? इसमें करना क्या चाहिए, और क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है यहाँ पे? Are you talking about the capital goods or the exchange? I कैपिटल mean, मार्केट स्टॉक्स सर, कैपिटल एमसीएक्स मार्केट बेसिक स्टॉक्स। जी। नहीं, नहीं, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स यानी कि आप बोलते हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, लेकिन एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, दैट इज द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थीम, और ये तो डेकेड्स तक चल सकती है, जैसे हमने देखा है यूएस में। इसलिए ये जो पूरी थीम है, उस पर निवेशक हमेशा ओवरवेट रहना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू प्ले इज थ्रू द वेल्थ मैनेजर्स। 3 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, 360 और नुवामा, सभी पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है। केवल एक रिस्क फैक्टर है कि अगर उनके टॉप मैनेजमेंट चली जाती है तो दैट में कॉज सम डिस्टर्बेंस। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक ये जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है, आई थिंक इट इज बेटर देन एनी ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स, better than exchanges also, better than registrars also, and better than even the asset management companies. So I would rate that business as exceptional. और यहाँ पर अगर आप 4-5 साल तक निवेश करेंगे, these companies will be many times bigger than their full size. और exchanges में specifically I think MCX है, BSE है, अच्छे है, we know the story, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। इस लेवल पर आई डोंट नो, अगर कुछ नतीजे खराब आ जाते हैं कुछ क्वार्टर्स के, तो फिर रिटर्न्स 2-3 क्वार्टर्स, 1 आध साल के लिए इतने अच्छे नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जो स्टेडी रेवेन्यूज है, स्टेडी ग्रोथ है, एन्युटी इनकम है, दैट इज देयर इन द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, और वहां पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर वी आर इन्वेस्टेड इन ऑल दी स्टॉक्स। जी हाँ, सुबह सुबह देवेंद्र चौकसी जी आए थे तो उस वक्त एक रेजिस्टेंस पार हो गया था 24,900 का, और अब दीपन आए हैं तो 25,100 का रेजिस्टेंस भी पार हो गया है। अब आपको हम सोमवार को ही बुलाएंगे दीपन जी। ऐसे ही आप 26 अच्छा, लेके जाएंगे। ठीक है, डन 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 रहा डन रहा।
अच्छा दीपन जी, ये हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए ना, में क्या स्मूथ रैली रही है, और एक इंश्योरेंस, इन दोनों में से कोई स्टॉक इस बास्केट में जो आपका प्रेफर्ड है? वीरेंद्र, इंश्योरेंस पे मैंने कंप्लीट स्टडी छोड़ दिया है। वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, बहुत सारा टेक्निकल्स है वहाँ पर समझने के लिए। और अगर एंड इफ दे हैव बीन ह्यूज वेल्थ क्रिएटर्स इन द पास्ट 5-10 इयर्स, तो शायद हम स्टडी करते। आपके शो पे आने से पहले आप एलआईसी का डिस्कशन कर रहे थे, विच वाज अ लार्ज आईपीओ, लेकिन कुछ खास रिटर्न आए नहीं है। अगर पिछले 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो बाय एंड लार्ज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव नॉट रियली पुट द स्टॉक मार्केट ऑन फायर। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और अगर आपको फाइनेंशियल सेविंग्स खेलना ही है, तो देयर आर अदर चॉइसेस। सो इंश्योरेंस कंपनीज को बाजू पे रख देते हैं एज पॉइंट नंबर वन। लेकिन जो आपने कहा था, व्हिच वाज द सेकंड सेक्टर अलोंग विद इंश्योरेंस, आई एम सॉरी, आई मिस्ड आउट ओवर देयर। हेल्थ केयर स्पेस बात कर रहा हूँ मैं। Sorry, along with insurance, which are the other sector? हॉस्पिटल स्पेस, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, अपोलो। सॉरी, हॉस्पिटल्स। या हॉस्पिटल्स का व्यू पॉजिटिव है। हेल्थ केयर में जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंस हो रहा है हाउस होल्ड का, दैट इज सेक्युलरली डूइंग एक्सेप्शनली वेल। लेकिन यहाँ पर आई ट्रूली फील कि अपोलो हॉस्पिटल्स, जो कि काफी महंगा है, आई अंडरस्टैंड दैट, हमारा भी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, इज बिन अ मल्टी बैगर स्टॉक। इस पर जरूर से इन्वेस्टर नजर रखनी चाहिए। जो उनका फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वहाँ पर जैसे-जैसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, तो काफ़ी अच्छा डेल्टा मिलेगा उनके बॉटम लाइन पर। एंड ऑन द होल, आई थिंक आफ्टर सेवरल इयर्स, 3-4 साल के बाद, अगले 2 साल में उनकी जो कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी है इन द हॉस्पिटल बिज़नेस, दैट्स लाइकली टू गो अप बाय 60%। शायद उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर थोड़ा दबाव आ सकता है फॉर मेबी 1 और 2 इयर्स, मेबी 1 ईयर मैक्स। लेकिन उसके बाद ये जो उनकी जो उनका फोरकास्ट है, जो उनके प्रॉस्पेक्ट्स है, बहुत ही बढ़िया है। एंड ये भी इतने बड़े स्केल पे भी काम कर रही है, इतनी 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 बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स है, इतना बढ़िया बेस है, फिर भी इट हैज़ गॉट बेस्ट इन क्लास ग्रोथ रेट्स। तो डेफिनिटली हमारा व्यू हॉस्पिटल्स पर पॉजिटिव है, बट गो विद द मार्केट लीडर आई फील। लेकिन बाकी जो कंपनियाँ हैं, जैसे कि नारायण रुद्रालय है, मैक्स है, आई थिंक दे ऑल हैव गॉट ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो पूरी हॉस्पिटल कंपनीज़ की जो इंडस्ट्री है, दे आर वर्किंग इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। और 1-2 हॉस्पिटल डालते हैं, वेटिंग फॉर इट टू टर्न अराउंड, वेटिंग फॉर इट टू कम इनटू पॉजिटिव, इनटू ब्लैक, और फिर आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं, ताकि आई थिंक इंडस्ट्री के ओवरऑल जो रिटर्न रेशियोज है, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, व्हिच आई थिंक इज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम माइनॉरिटी शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मीनवाइल 25,100 के पार निफ्टी, और क्या शानदार मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, इस पूरी स्विंग में 25,222 आई थिंक हमारा अब तक का हाई था। अगर निफ्टी का आई थिंक कितना 3 महीने का चार्ट देख लें एक बार ज़रा, तो आई थिंक 25,222 हमारा हाई था इस स्विंग में। और बिल्कुल 25,222 और 21,743, मतलब 21,800 21,900 से वो रैली शुरू हुई थी। 25,222 अब हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। मीनवाइल वो जो सेंसेक्स रीजेक होना था, उसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगा है। ट्रेंड और बीएल, ट्रेंड लेकर आइए एक बार ज़रा आप। उफ, क्या मूव है ट्रेंड में। आई थिंक ट्रेंड हमने कल लिया था शायद युवराज सिंह के साथ, जिसको कंपेयर किया था मैंने कल। आई थिंक कल था ये ट्रेंड हमारा। कल डिस्कस तो कर रहे थे। कल स्पॉटलाइट में था, कल टाइटन और ट्रेंड दोनों थे। टाइटन और ट्रेंड स्पॉटलाइट में थे हमारे। और यहाँ पर अब देखिए क्या शानदार मोमेंटम आ रहा है, करीब करीब 3.25% इस समय ये स्टॉक आपको ऊपर काम करता हुआ दिखाई देगा। आप दीपन जी, ट्रेंड पर क्या व्यू है इस समय? अच्छा है लेकिन महंगा है। दिस इज द प्रॉब्लम इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जहां पर लग रहा है कि दे कैन कंसिस्टेंटली ग्रो फॉर 5, 7, 10 इयर्स एट डबल डिजिट, यानी कि हाई टीन्स या इन द 20s ग्रोथ रेट, बहुत ही महंगी है। द ट्रिक इज टू फाइंड कंपनीज विच यू थिंक विल नाउ स्टार्ट टू ग्रो एट अ मच हायर पेस, यानी कि विच आर द सेक्टर्स एंड कंपनीज विच कैन ग्रो नाउ एट 20%। ये ढूंढना जरूरी है। दीज आर ऑल द नोन स्टोरीज। ट्रेंड है, इज अ नोन स्टोरी, इट्स बीन अ ग्रेट वैल्यू क्रिएटर। और यहाँ से आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा जाएगा नहीं, लेकिन क्या रिटर्न दे सकती है? एट बेस्ट इट कैन गिव रिटर्न विच आर इन लाइन विद देयर अर्निंग्स ग्रोथ रेट। और फिर भी वहां पर हमेशा रिस्क रहता है कि शायद पी मल्टीपल अगर कंप्रेस हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। आप डी मार्ट की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखिए। देयर वाज अ टाइम व्हेन द स्टॉक वाज जस्ट फ्लाइंग and the earnings were also going up, zooming up, I would say 40-50% or so. लेकिन base effect,
कंपटीशन और अन्य कारणों की वजह से नाउ द ग्रोथ हैज फ्लैटेंड आउट और ये चीज ट्रेंड में भी होगी. I don't know whether investors who are paying such high P multiples are prepared for eventual slowdown maybe 2-3 years down the line. Having said that, इस कंपनी में भी हमारा इन्वेस्टमेंट है और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आपको ये शेयर बेच देना चाहिए क्योंकि जब कोई फैंसी है कोई स्टॉक में तो स्टॉक प्राइस कैन गो एनीवेयर एंड यू मे रिग्रेट सेलिंग इट आउट अ बिट अर्ली. तो दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर पे स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने. हैव ए नाइस वीकेंड सर. एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड और अ वीकेंड अबाउट 25,100 है ना. अनुज क्या शानदार शुक्रवार रहा और वो गिला शुक्र जो सोमवार से आपको और मुझे था या सबको था हर किसी को था वो ये शुक्रवार जाते जाते मिटा गया. खुशियाँ लौटा गया. अप्रोच करेगी है ना. फिर तो देखिए मेरी अप्रोच यही है कि मार्केट में लॉन्ग कैरी करें. सिर्फ एक रिस्क है वीकेंड आ गया. 2 दिन का वीकेंड में क्या डेवलपमेंट आ जाए तो उससे बचने का एक सिंपल तरीका है आप 25,000 की पुट लेकर अपने आप को हेज करें. देखिए इस चीज़ को समझे कि 25,000 की पुट लेकर अगर आप हेज करके जाएंगे ठीक है 110 रुपये की है. सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग को अगर कुछ बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट नहीं हुई और ग्लोबल मार्केट बिहेव कर रहे हैं अपने आप को तो आप सुबह सुबह उसको पुट को निकाल सकते हैं. एटलीस्ट एक बड़े गैप डाउन से आपको प्रोटेक्ट कर लेगी ये पोजीशन जो है. और क्लियरली मार्केट में व्यू तो लॉन्ग साइड का ही है और आपको लॉन्ग साइड पर ही इस समय रहना होगा. एक और चीज़ एक ब्रेकआउट के हम काफ़ी करीब हैं इस समय बाज़ार में. वो 25,222 वो जो इतने समय से हमारा टॉप बना हुआ है अब अगर आपने मंडे मॉर्निंग को गैप अप के साथ उसको निकाल लिया तो एक्सपायरी वीक में मोमेंटम क्लियरली आपके फेवर में आएगा. ध्यान रखें एफआईआईज अभी भी काफ़ी हद तक शॉर्ट हैं और फिर उनको ज़बरदस्त वाली शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी. और पूरा का पूरा जो आज कल नहीं हो पाया ये लेकिन आज पूरा का पूरा कॉल राइटर्स के सारे जोन्स के ऊपर हम निकल कर बंद हो रहे हैं. और एक और चीज़ बैंक निफ्टी जो आपका सबसे बड़ा इंडेक्स है ये वापस लीडरशिप लेने की तैयारी कर रहा है वीरू. तो ये भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इस वजह से मेरा व्यू रहेगा कैरी करें बस अपने आप को वीकेंड के रिस्क से बचाने के लिए हेज कर लें. और थोड़ी बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी आपको वीकेंड पे. बाकी सब देखते हैं जो सोमवार को मिलेंगे. अच्छा वो जो हमने 3 स्टॉक्स की बात की थी लुक एट भारती 1940 एट ऑल टाइम हाई जो 2 बजे हम समरी की बात कर रहे थे. दूसरा स्टॉक हमने पिक किया था MCX. लुक एट MCX एट 8100 एट ऑल टाइम हाई. और तीसरा स्टॉक लिया था मैंने परसिस्टेंट इन मिड कैप IT. जरा वो भी रखिएगा एक बार स्क्रीन पे क्या मूव जनरेट कर रहे थे. ये सारे के सारे स्टॉक्स आई थिंक ऐसा नहीं था कि 2 बजे चला नहीं था. 2 बजे भी 100 रुपये ऊपर था लेकिन अभी 200 रुपये ऊपर हो गया. जस्ट जो ऑप्शन एक्टिविटी थी क्लोजर टू एक्सपायरी जो ट्रैप्स थे ऑप्शन राइटर्स वो सिग्नल दे रहे थे कि जनाब ऐसा होगा और वैसा ही हुआ. सुपर स्विंग दिए इन तीनों स्टॉक्स ने. अच्छा अब एक काम करते हैं ट्रेड्स पिक करते हैं और हमारे मेहमानों के जो मंडे मॉर्निंग ले जाएंगे. शिल्पा जी बताइए क्या कैरी करेंगे आप. जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं बीसॉफ्ट के साथ ही जाना चाहूंगी. वहीं पे स्टॉक है और इसमें है स्ट्रेंथ. आईटी में भी एक सेक्टर में भी एक स्ट्रेंथ है तो बीसॉफ्ट मेरा ट्रेड कंटिन्यू रहेगा. ओके बिरला सॉफ्ट ये रहेगी शिल्पा जी की ट्रेड. कविता जी आप क्या कैरी करेंगे. तो HCL टेक्नोलॉजीज जो हमने लिया है वो आप कैरी कर सकते हैं. अपार्ट एज BTST मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड एक अच्छी क्लोजिंग दे रहा है. अपसाइड मोमेंटम 2280 तक ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है. वन कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 2150 ऑन पेयर पोजीशन. ओके HCL टेक भी कैरी कर सकते हैं साथ ही कोचिन शिपयार्ड ये पिक आती हुई BTST के तौर पे. मानस जी आप बताइए मंडे के लिए क्या स्टॉक सुझाएंगे. तो देखिए श्रेया जी BL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे. यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है. काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं तो BL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे. 407 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं. स्टॉप लॉस आपको 402 का लगाना है और 417 रुपए के टारगेट सेट करने हैं. ओके BL 407.45 पे अभी भी इस पर आई थिंक एक इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग पड़ा ही था एडजस्टमेंट्स का और करीब 2 करोड़ शेयर चेंज. ये क्या है ये जून फ्यूचर्स है 21% बिल्डअप. एक काम कीजिए जरा जून जुलाई दोनों रखिएगा जरा प्लीज़ एक बार. जून में आज यानी अभी इसी सीरीज में एक्टिविटी परसिस्ट करेगी. इसमें स्ट्रॉन्ग है. क्या गजब का मूव दिया BL ने. हालांकि देखिए एडजस्टमेंट्स का भी इम्पैक्ट था. ये ओपन इंटरेस्ट है जुलाई फ्यूचर्स का. यहाँ पे करीब 48% बिल्डअप है. राजेश जी आपके कैरी करेंगे. तो वीरेंद्र जी मैं कैंस टेक्नोलॉजीज को लेके जाऊंगा. एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है कैंस टेक्नोलॉजीज में
वॉल्यूम भी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इसका जो टारगेट सेट है करीबन 6080 से लेके 6100 का रहेगा। सो 6080 6100 के टारगेट के लिए केन्स टेक्नोलॉजी लेके जाइए, स्टॉप लॉस होगा 5800 का। ओके, चलिए अमित जी आपकी ट्रेड मंडे के लिए। जी अनुज जी, CDSL लेके जाऊंगा। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है 10 और 20 डेमा से। स्टॉक ओवरऑल अपट्रेंड में था और एक पुल बैक आया था जिसका हम वापस एक रिवर्सल देख रहे हैं। तो CDSL बाय करें। 1665 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1730 एंड 1750 में। कैश में लेके जाएंगे इसे क्योंकि बैन में है, तो इसके लिए कैश में लेके कैरी कर सकते हैं। जी मैं चेंज कर देता हूँ फिर। नहीं नहीं, आप कैश में लेके जाते तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कन्विक्शन है तो कैश में भी कैरी कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है अनुज जी, फिर कैश में रख लेते हैं इसको। कैश में कैरी करेंगे। चलिए ओके, अब सोमिल जी हैं। सोमिल जी बताइए, आप BTST कैरी करेंगे या STBT? क्या एक्सपेक्ट करूं आपसे? बाय साइड का ही कॉल होगा। डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। प्रेस्टीज में एक फ्लैग पैटर्न है, ऊपर की तरफ टूटा है। बहुत ही अच्छा सेटअप है ऑन द आवरली चार्ट्स। स्टॉप लॉस होगा 1675, टारगेट होगा 1850। ओके, चलिए प्रेस्टीज एस्टेट्स ये हो गया सोमल जी की तरफ से। चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट आपको बाकी की हमारे फ्राइडे एलिमेंट्स जो हैं वो करते हैं। पहले बैन की बात करते हैं। बैन से 3 स्टॉक्स बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हुडको, मन्नापुरम और CDSL। तीनों बॉर्डरलाइन केस हैं, लेकिन शायद बैन से बाहर आने की तैयारी ये तीनों यहाँ पर करते हुए। वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट ब्रेड समझते हैं। वीरू बताइए। जी हाँ, मार्केट ब्रेथ है स्ट्रॉन्ग और मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेथ। और हल्का सा इसमें इम्पैक्ट याद रखिएगा। अब दैट एक्सपायरी फैक्टर एंड क्लोज टू एक्सपायरी फैक्टर जो वाइज में शफल होते हैं बिटवीन 2 सीरीज, वो आपको नजर आएंगे। एक बार लिखाइए लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग 77 लॉन्ग 126 में शॉर्ट कवरिंग, यानी पिछले 3-4 दिन से जो कैपिटलाइज कर रहे थे शॉर्ट्स, कंप्लीटली वो बैकफुट पे थे और उनकी कवरिंग ने बाजार को मेजर थर्स्ट प्रोवाइड किया। शॉर्ट लगभग 10-11 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स को देखते हैं एक एक करके लॉन्ग कहाँ बिल्डअप था, जिसमें देखिए मोटे तौर पे आपको कुछ दिग्गज स्टॉक्स नजर आएंगे। मैक्स हेल्थ केयर, मैक्रोटेक, इंडस टावर्स, पर्सिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप IT में केन्स टेक्नोलॉजीज आज फिर एक बार जलवा दिखाया इसने। और PFC में शॉर्ट कवरिंग थी, हुडको में शॉर्ट कवरिंग थी, इरिडा, SJVN एंड JSW एनर्जी, इन सभी में शॉर्ट कवरिंग थी, बेहद शानदार। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप बजाज ऑटो में, हीरो मोटोकॉर्प, मैनकाइंड, श्री सीमेंट और पिडिलाइट। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल था, बहुत कम आंकड़े थे उसके, बट स्टिल इट्स बैंक ऑफ इंडिया, सीमेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, ऑल इंडिया और मुथूट फाइनेंस। कॉल लेते लेते अनुज ने अमित जी को ऐसा डराया कि जैसे कि अटैची में भर के कैश ले आना हो। जैसे ही अनुज ने डराया कैश में लेना पड़ेगा, अमित जी अमित जी एकदम बैकफुट पे आ गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं फ्यूचर में ले जाऊंगा, कॉल बदल लूंगा, है ना। कोई बात नहीं, वैसे कैश के स्टॉक्स भी आप कैरी कर सकते हैं और मंडे को तो बैन से बाहर आ ही रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना विरूप। चलिए एक काम करते हैं, आप जरा अगले हफ्ते के की बात करते हैं। पहले बिजनेस निपटाते हैं, फिर प्लेजर पर आएंगे। तो पहले अगले हफ्ते के ट्रिगर, फिर राजेश जी आपके पास आएंगे कि मूवीज़ और OTT में कहाँ नज़र रहेगी। दीपाली के पास चलते हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स के लिए। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और अगला हफ्ता काफ़ी सारे ट्रिगर्स रहेंगे जिन पर फोकस रहेगा। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्रूड ऑयल प्राइस की मोमेंटम, FIs की एक्टिविटी, मॉनसून का प्रोग्रेस, ये तो कुछ जेनरिक एलिमेंट्स रहेंगे जो कि ऑनगोइंग वीक में भी काफ़ी एक्शन में थे। यहाँ पर नजरें अगले हफ्ते भी बनी रहेंगी। लेकिन इसके अलावा अगला हफ्ता IPO मार्केट के हिसाब से काफ़ी एक्शन भरा रहेगा। SME और मेन बोर्ड IPOs काफ़ी सारे आएंगे नेक्स्ट वीक। और अगर मल्टीपल लिस्टिंग्स भी हम देखेंगे कई सेक्टर्स में, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, इंफ्रा हो या हेल्थ केयर क्यों ना हो, अगेन बोथ SME और मेन बोर्ड। HDB फिनेंशियल सबसे बड़ा IPO रहेगा जिस पर नजरें बनी होंगी। ये लार्जेस्ट IPO है नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि 25 जून को ओपन हो रहा है और क्लोज होगा 27 जून को। लेकिन अगर हम डेट स्पेसिफिक इवेंट्स की बात करें तो मंडे को यानी 23 जून को कई स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड, जिनकी एक्स डेट है डिविडेंड की, जिसमें HUL, संवर्धना, मदरसन सुमी वायरिंग है, डालमिया भारत है। इसके अलावा V-Mart रिटेल का बोनस एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, सेंसेक्स रीजिग अप्लाई होगा ट्रेंट और BEL पर, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं नेस्ले और इंडसइंड बैंक को। इसके अलावा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड की लिस्टिंग भी 23 जून यानी मंडे को होती हुई दिखाई देगी।
24 जून की बात करें तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी वेदांता और पॉलीकैब में, जो कि डिविडेंड की एक्स डेट है इनकी, और साथ ही साथ यूएस पर भी फोकस रहेगा क्योंकि यूएस फेड चेयर पोवेल के कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे, वो बोलेंगे, तो वहाँ पर भी फोकस होगा। 25 जून की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर इनफैक्ट 24 जून के लिए एक और इवेंट है, वो है कल्पतरू का आईपीओ ओपन होगा 24 जून को। 25 जून को एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ ओपन हो रहा है, जैसे कि भी मेंशन किया गया, तो वहाँ पर नजरें होंगी। और साथ ही 26 जून में भी नेस्ले की बोर्ड मीटिंग है बोनस शेयर के इशू करने को लेकर, तो ये फोकस में रहेगा स्टॉक। साथ ही साथ 26 जून को यूएस के Q1 जीडीपी नंबर्स भी आएंगे, वहाँ भी नजरें होंगी। और फाइनली अगर फ्राइडे की बात करें 27 जून की, तो कई स्टॉक्स का डिविडेंड एक्स डेट भी है, जिसमें सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, सिंजिन और बजाज फिनसर्व है। और साथ ही साथ 27 जून को एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ क्लोज भी होगा। और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर की भी बोर्ड मीटिंग होगी फंड रेजिंग को लेकर। 500 करोड़ कंपनी रेस कर सकती है वाया एनसीडीज या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे। तो ये कुछ ट्रिगर्स अगले हफ्ते के लिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो ये कुछ ट्रिगर। शुक्रिया दीपाली। और अगर वीकेंड पे अब क्या करना है ये जानते हैं अब राजेश जी से। राजेश जी बताइए, वीकेंड पे क्या देखने लायक है? अनुज जी, जिस तरीके से मार्केट ने खुश किया है ना कि आज 300 पॉइंट प्लस की रैली लगा के, वैसे वीकेंड पे भी लोगों को एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी आमिर खान की नई मूवी सितारे जमीन पर को लेकर। आमिर खान है, साथ में जेनेलिया डिसमुख है। स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है क्योंकि इसके पहले अभिषेक बच्चन साहब की पिक्चर आई थी जिसमें एक कोच रहते हैं, स्पोर्ट्स कोच, जो ड्रंकयार्ड है और एरोगेंट है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, सेम वही है। नया ये है कि इसमें कुछ डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को लाइव जो एक्चुअल में है उनके साथ शूट किया गया है, इसलिए थोड़ी एक्साइटमेंट है। लेकिन दिक्कत ये है कि बॉक्स ऑफिस को देख करके, मैं बुक माई शो में चेक कर रहा था, उसे देख के लग रहा है कि इसका फ्यूचर सितारे जमीन पर के सितारे जमीन पर ही है क्योंकि बुकिंग कुछ खास हुई नहीं है। इसके अलावा कुबेरा, धनुष की मूवी लॉन्च रिलीज हो रही है थिएटर्स में, जो धनुष है, नागार्जुना है और रश्मिका मंडाना है। बट दिक्कत ये है कि सितारे जमीन पर होने के कारण से इन्हें हिंदी बेल्ट में कोई विशेष थिएटर्स मिले नहीं है। हमारे कलकत्ता में भी सबर्ब्स में रिलीज हुई है, वहां ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे लग रही है कि वो ज्यादा बेहतर हो। अब आते हैं ओटीटी पे। तो ओटीटी पे दलजीत की नई मूवी डिटेक्टिव शेरदिल है, वो एक एक्साइटमेंट हो सकती है, वो एक अच्छी मूवी हो सकती है क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। एक बिजनेस टाइकून का मर्डर हो जाता है बुदापेस्ट में और इल्जाम उनके पूरे परिवार पर है, उनकी जायदाद को लेकर के, और उसे सिर्फ सॉल्व ये डिटेक्टिव शेरदिल ही कर सकते हैं जो कि दलजीत हैं। तो वहाँ एक अच्छी कॉमेडी हो सकती है क्योंकि चंकी पांडे वगैरह भी। उसके अलावा ग्राउंड ज़ीरो, इमरान हाशमी की जो मूवी आई थी, वो आपके ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है। केरला क्राइम फाइल्स करके एक वेब सीरीज़ है, जो साउथ की है लेकिन हिंदी में डब होके भी आएगी हॉटस्टार पे। वो बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि सीज़न 1 जो था बहुत बढ़िया बना था। विजय सेतुपति की मूवी एस की भी ओटीटी रिलीज़ है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं ओटीटी पे जो ज़्यादा बेहतर दिख रही हैं सितारे ज़मीन पर के बनिस्बत। तो मुझे लगता है कि इस वक़्त ओटीटी पे ज़्यादा ध्यान रहेगा लोगों का पिक्चर के अलावा। ओके, चलिए ये समय आप कुछ पिक्चर्स पर ध्यान रहेगा। वैसे इवन तारे ज़मीं पर भी जो आमिर खान ने वो बच्चे जो उस फिल्म में थे उनमें से वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग मूवी थी और मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज़ में से एक थी। और इस मूवी को मैं देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आमिर खान का इसमें कुछ पर्सनल टच है। वो जिस टॉपिक पर उन्होंने पहले भी फिल्म बनाई थी और अब दोबारा भी बना रहे हैं, तो वो बहुत हार्ट वार्मिंग मूवी थी। ये भी बॉक्स ऑफिस पर शायद स्लो स्टार्ट हो लेकिन उसके बाद शायद चले होपफुली। मतलब पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में चला करें, तारे ज़मीं पर, सितारे ज़मीं पर टाइप की फिल्में। चलिए अब शुक्रिया आप राजेश जी। एक पंचनामा का टीज़र कर लेते हैं, उसके बाद कब क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। श्रेया, आज क्या सवाल है? सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं आज, और ट्रेंड पे जो हम डिस्कस भी कर रहे थे लगातार, अब ट्रेंड में करना क्या चाहिए। हालांकि व्यूज़ काफ़ी बार हो चुके हैं, लेकिन एक बार दोहराएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेंड पे सवाल कर रहे हैं। देखिए, ट्रेंड की जहाँ तक बात है श्रेया, मेरा ये मानना है कि जैसे मैं कल बात कह रहा था कि अब ये
फॉर्म में आ गया, युवराज सिंह जैसे फॉर्म में आ गया ना, वैसे अब ये फॉर्म में आ गया है, तो अब ये चलने की तैयारी कर रहा है और अच्छा चलेगा। एक चीज़ है बस इसमें, ये सेंसेक्स इंक्लूजन वाली रैली हो चुकी है, तो हो सकता है कि आज जो आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट है, हो सकता है कि थोड़ी सी मंडे या ट्यूसडे को प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक शायद वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। ये मेरा व्यू होगा ट्रेंड पर। ट्रेंड। और ये टेलीकॉम स्पेस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रुपेश जी पूछ रहे हैं। एक है भारती एयरटेल जो ऑल टाइम हाई इसने आज टच किया, साथ ही इंडस स्टार आप देखें, तो इन दोनों पे क्या व्यू रहेगा? इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, दोनों ही काउंटर्स में पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट में बैठे हैं। देखिए भारती पर तो मेरा व्यू, अगर आप मुझे नींद से उठा के भी बोलेंगे तो आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। भारती पर तो मैं 2-3 साल से सेम ही व्यू लेके चल रहा हूँ कि इसमें तो आपको कभी मतलब भूल के भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना ही नहीं। ये तो एक बाय एंड होल्ड और हर डिक्लाइन पे बाय करने वाला स्टॉक है, हर डिक्लाइन पर, और रहा है ऐसा। और आज से नहीं, 5 साल से मेरा ये व्यू रहा है, 5 साल से आई थिंक कंसिस्टेंट ये व्यू रहा है और आगे भी रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हालांकि लोगों की आदत होती है थोड़ा सा क्लिपिंग को काट के चलाने की, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 5 से 10 साल का है, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 5 डिजिट स्टॉक भी बन जाए। अब आगे नहीं, अगले साल नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, आपको बैठना पड़ेगा। क्या जैसे आप पिछले 5 साल बैठे हैं, अगले 5 साल बैठ सकते हैं इसमें? पिछले 5 साल में ये स्टॉक 5 गुना हुआ है, मतलब मोटा मोटी अगर आप देखें तो 400 से करीब 2000 के करीब आया कोविड के वहाँ से। क्या अगले 5 साल में वापस नहीं हो सकता 5 गुना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो 5 साल फिर आपको बैठना पड़ेगा। वो किस कीमत? इंडस टावर की जहाँ तक बात है, देखिए इंडस टावर स्टॉक अच्छा है, इंडस टावर के साथ बस एक पेंच फंसता है, वो वोडाफोन आइडिया को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा क्लाइंट है, तो उसमें क्या होगा। बट स्टैंड अलोन अगर आप देखें, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, भारतीय ग्रुप की कंपनी है, तो हूँ इस पर भी पॉजिटिव, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं हो जितना मैं भारतीय एयरटेल पर पॉजिटिव हूँ। तो ये मेरा व्यू होगा इस समय। चलिए 3:35 पर वापस जुड़िएगा। आज हमारे साथ श्रेया और मैं जुड़ेंगे आपके साथ हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब, सभी प्लेटफॉर्म पर आज जुड़िएगा और हम बात करेंगे मार्केट की। वैसे क्लोज की तरफ बढ़ते हैं और वीरू, बहुत दिनों के बाद, मैं सच बता रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, जैसे कहते हैं ना, गोइंग टू द वॉल। बहुत समय के बाद एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक मोमेंटम के साथ एक वापसी हुई है। निफ्टी करीब 340 पॉइंट ऊपर 25,125 पर आपको दिखाई देगा ये। इसके अलावा बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट ऊपर 56,300 के करीब बैंक निफ्टी ऊपर। इसके अलावा निफ्टी आईटी देखिए, ये भी करीब 3-4% ऊपर 38,960 पर। मिड कैप इंडेक्स ये करीब 1.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए अच्छा खासा था, 1780 के करीब बढ़ने वाले शेयर थे और 840 गिरने वाले शेयर थे, तो कुल मिलाकर एक अच्छा एडवांस डिक्लाइन। अब आते हैं सेक्टोरल हीट मैप पर और देखिए सारे सेक्टर्स आज ग्रीन में थे, एक भी सेक्टर नहीं था जो रेड में था। इंडिया विक्स 4.5% नीचे, ये एक और अच्छा साइन मार्केट के लिए कि अब हम एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ चुके हैं। कैपिटल मार्केट्स ने आज लीड किया, करीब 3% की रैली वहाँ पर थी। रियल एस्टेट करीब 0.25% ऊपर था। पीएसयू बैंकों में 0.2% की रैली थी। डिफेंस में 0.2% की रैली। ऑटो, कैपिटल गुड्स ये 1% ऊपर थे। मेटल्स 1% ऊपर था और निफ्टी बैंक ये भी करीब 1.25% ऊपर। तो कुल मिलाकर अच्छा मूव हुआ। निफ्टी पर आते हैं अब जरा। निफ्टी में देखिए ट्रेंट ने लीड किया 4% की रैली के साथ। जियो फाइनेंस, भारती एयरटेल यहाँ पर भी शानदार रैली। महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, पावर ग्रिड, रिलायंस, HDFC लाइफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल, इन सब में शानदार तेज़ी। नीचे क्या था? बजाज ऑटो 1.5%, हीरो 1%, डॉक्टर रेड्डीज़, ONGC और मारुति, ये कुल मिलाकर इस समय आपको नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वीरू, इवेंचुअली ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फाइनली हफ्ते की एक शुरुआत कहीं भी हुई हो, लेकिन हफ्ते का अंत एक बहुत ही शानदार नोट पर हो रहा है। और अगर आप देखेंगे वीक ऑन वीक निफ्टी में हम फाइनली गेंस के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, उसे कहते हैं ना, अनुज, अंत भला तो सब भला। बेहद शानदार। और मेरे ख्याल से 4 अक्टूबर के बाद, हफ्ते के बाद, अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग और स्ट्रॉन्ग मूव दिया निफ्टी ने। 25,100 एटलीस्ट इस लेवल को अपने साथ में कैरी कर रहे हैं। जब शायद हम सोमवार को शुरुआत करें, ईश्वर करे कि 25,200 से शुरुआत हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं ब्रेक देंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद आप CNBC आवाज़ के सभी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। मार्केट का पंचनामा श्रेया और अनुज के साथ। कोई भी प्रश्न हो जरूर पूछिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्कार।